हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। निशाना बनाने के बजाय आरव पहले उसके पास आ रहा था। यह उसकी उम्मीदों से परे था। एक और अजीब बात यह थी कि आरव ने प्रकाश के तत्व का उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। प्रकाश की देवी चाहती थी कि वह अधिक से अधिक उस पर निर्भर हो। वह चाहती थी कि वह उस तत्व को मजबूत करे, इसे ऐसा बनाए कि जब वह इसे वापस ले तो तत्व पर उसका नियंत्रण पहुंच जाए। सच्चा ईश्वरीय क्षेत्र। उसने अपने होठों से खून पोंछा और शून्य में देखने लगी। तुम शायद मुझे पहले निशाना बनाना चाहो, लेकिन अपना काम करो, मैं इसे होने दूंगी। प्रकाश की देवी ने खुद से बात करते हुए अपने दांत भींच लिए। तुम शायद उसे पहले निशाना मत बनाओ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वह भी ऐसा ही करेगा? मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे को नर्क में ले जाओ। तुम्हारे पास मेरे मोहरे बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अधिक खून की खांसी होने लगी, क्योंकि पवित्र भगवान का एक और आत्मा खंड नष्ट हो गया था। शून्य में देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने अंतिम पवित्र ईश्वरीय आत्मा खंड को मिटा दिया। वह उस स्थान पर बचा हुआ अंतिम व्यक्ति था। क्या हुआ? उसने फिर पूछा, क्योंकि उसकी आभा धीरे धीरे फैलकर चर्च ऑफ लाइट के पूरे पवित्र क्षेत्र को अपने में समाहित कर रही थी। उसका पूरा समर्थन ऊपरी क्षेत्र में। प्रकाश की देवी ने आरव की सारी बातें सुन ली। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। चिंता मत करो पुराने दोस्त, मैं तुम्हारे आगमन के लिए एक अच्छा स्वागत तैयार करना सुनिश्चित करूंगी। लुमेन शहर जो कुछ हद तक शांत हो गया था, एक बार फिर चर्चाओं से गूंज उठा, क्योंकि लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि लाइट चर्च अचानक क्यों ढह गया। ज्यादातर लोगों को यकीन था कि किसी ने इसे जानबूझकर नष्ट किया है। राजकुमारी आलिया को सब पता था कि यह किसने किया, हालांकि उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उसने दूसरों को बताया भी होता तो कुछ नहीं बदलता। चर्च ऑफ लाइट से निकलने के बाद आरव लुमेन शहर से गुजरा, जहां से इस जीवन में जादू की दुनिया में उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अकेले चलते हुए उसे पता भी नहीं चला कि वह कब एलिमेंट तक पहुंच गया। वह अकादमी में पहुंच गया। पिछली 2 बार जब उसने उनके खजाने लूटे थे, तब तक वह उनका अधिकांश खजाना लूट चुका था। जो कुछ भी उनके पास बचा था वह उसके लिए बेकार था। यह कहना गलत नहीं होगा कि अकादमी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यह सोचकर खुश होने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसने लोगों से उन बेकार खजानों को लूटा था। अपने पिछले जन्म में वे खजाने उसके लिए दूसरी नजर के लायक भी नहीं थे। हालांकि इस जन्म में जब उसने अपनी स्मृति को जागृत नहीं किया था, तो वह उन बेकार खजानों को कीमती चीजें मानता था। अपनी अब तक की यात्रा को याद करते हुए वह अपने चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि इस जन्म में उसकी यात्रा उसकी पिछली यात्रा की तुलना में बहुत छोटी थी, पर फिर भी कुछ ऐसे पल थे जो उस पर अमिट छाप छोड़ गए। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? जब वह परित्यक्त अकादमी के अंदर जा रहा था, आरव को पीछे से आती हुई आवाज सुनाई दी। वह उत्सुकता से पीछे मुड़ा। फिर उसने कुछ लोगों के समूह को देखा जिनके हाथों में कुछ बैग थे। आरव ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। लोगों का यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें इस परित्यक्त अकादमी में कुछ खजाना मिल सकता है। अपने दोनों हाथ पीछे करके वह मुड़ा और जाने लगा। यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं था। तुरंत रुक जाओ। जैसे ही आरव जाने लगा, पीछे से एक बार फिर वही घमंडी आवाज आई। जिस तरह से तुम जा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें अंदर कोई खजाना जरूर मिला होगा, है ना? दागदार आदमी ने लालच भरी मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम्हें वह खजाना हमारे साथ नहीं बांटना चाहिए? मैंने आज यहां से कोई खजाना नहीं लिया है। आरव ने बिना पीछे देखे शांति से जवाब दिया। तुम्हें खोज जारी रखनी चाहिए, शायद तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। मेरा सुझाव है कि तुम चुनौतियों के टॉवर को आजमाओ। तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? रुको, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब। तुम सोचते हो कि तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? हम खुद तुम्हारी तलाशी लेंगे। उस आदमी ने एक बार फिर कहा, यदि तुम्हारे पास कोई खजाना नहीं है तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन यदि हमें तुम्हारे पास कोई खजाना मिलता है तो हम तुम्हें झूठ बोलने के लिए मार देंगे। उसने आगे धमकी दी कि बेहतर होगा कि हम खोज शुरू करने से पहले तुम सब कुछ सौंप दो। तुम छोटे कमीने, मैंने कुछ सप्ताह पहले ही सभी को मुझे मारने का मौका दिया था। अब मुझे तुम्हारा मनोरंजन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरव ने आलस से अपनी उंगलियां चटकाते हुए उत्तर दिया। लोगों का समूह आरव के रवैये से परेशान था।
हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने हथियार निकाले, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि यह कैसे हुआ, लेकिन उनके हथियार पकड़े हुए हाथ जमीन पर गिर गए। उन सभी ने अपने हाथ खो दिए थे जो हथियार पकड़े हुए थे, और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि यह कैसे हुआ। वे अपने कंधों से खून बहता देखकर डर गए। उनके हथियार उनके पैरों के सामने पड़े थे। वे इतने डरे हुए थे कि दर्द महसूस करने के बाद भी उन्होंने अपने हथियार भी नहीं पकड़े। उसके पीछे खड़े लोग आरव अकादमी से बाहर चला गया। उसे लगा जैसे वो यहाँ आखिरी बार आ रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो भविष्य में वापस आ पाएगा या नहीं। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, पर यह उसकी सीमा थी। जाने से पहले वो इस यात्रा के दौरान अपनी संभावित मौत के लिए पहले से ही तैयार था। इसलिए वो इस दुनिया की हर याद को एक आखिरी बार जीना चाहता था। लुमेन शहर छोड़ने के बाद आरव हवा के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों में वो उस छोटे से शहर में आ गया जहां उसका जन्म हुआ था। शुरुआती घटना के बाद से शहर वीरान था, हालांकि ज्यादातर घर अभी भी सलामत थे। वो उस घर के सामने खड़ा था जहां वो माया और उसके परिवार के साथ रहता था। हालांकि सड़कों पर और उसके घर के प्रवेश द्वार पर खून सूख चुका था, पर कुछ निशान अभी भी देखे जा सकते थे, जैसे वो अंधेरे की दुनिया में उसकी यात्रा की शुरुआत के गवाह हों। आरव खुद को घर की छत को देखने से रोक नहीं सका, जहां से वो लगभग हर दूसरी रात चांद को देखा करता था। वो खुद को ये महसूस करने से रोक नहीं सका जैसे कल की ही बात हो, जब वो छत पर बैठा था और किसी ने उसके सिर पर मारा, उसका अपहरण कर लिया और उसे उस चट्टान पर ले गया जहां उसकी पहली बार अपने पुराने ग्रुमोर से मुलाकात हुई। उस समय उसने सोचा कि यह एक संयोग था कि उसे वहां मौत का ग्रुमोर मिला। हालांकि जब उसने अपनी यादों को जगाया तो उसे एहसास हुआ कि सच्चाई कुछ और थी। ऐसा नहीं था कि उसे चट्टान के नीचे मौत का ग्रुमोर मिला था, बल्कि दोनों चीजें उसके शरीर से बाहर आई थीं। जैसे ही वह गिरा था, बस उस समय वह इसका अनुमान नहीं लगा सका। यह भाग्य नहीं था जिसने उसकी जान बचाई, बल्कि उसकी अपनी आत्मा ने परित्यक्त घर का दरवाजा खोला। आरव अंदर गया और उस जगह पर एक आखिरी नजर डाली जहां उसने अपने वर्तमान जीवन का आधे से अधिक समय बिताया था। सब कुछ नाजुक है। उसने घर से बाहर आते समय बुदबुदाया, जो उसके आते ही ढह गया। पता चला कि सिर्फ उसका पुराना घर ही नहीं ढहा, बल्कि हर दूसरा घर भी ढह गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। सब कुछ धूल में बदल गया। यह पता लगाना असंभव हो गया कि इस जगह पर कभी कोई शहर था। हवाएं तेज होने लगीं और अपने साथ रेत लाने लगीं। शहर की जमीन रेत से ढक गई थी, जिससे यह रेत के रेगिस्तान जैसा लग रहा था। शहर से निकलते समय आरव के पास बस एक आखिरी जगह थी जिसे वह देखना चाहता था। वह एक दूर की चट्टान के पास गया जो उसके शहर से कुछ दूरी पर थी। चट्टान पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी यह खतरनाक लग रहा था क्योंकि यह इतनी ऊंची थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इससे गिरकर मर सकता था। आरव चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया और सीधे नीचे की ओर देखने लगा। ऊपर से नजारा अद्भुत था क्योंकि वह देख सकता था कि चट्टान का अंत अभी भी सफेद टीले से ढका हुआ था। वह अपने पिछले जन्म में भी कई बार इस स्थान पर आए थे। जब भी वह यहाँ खड़ा होता था, उसे ऐसा लगता था जैसे वह दो अलग अलग दुनियाओं में है। किनारे पर खड़े होने पर यह दुनिया बहुत बड़ी थी, फिर भी एक ही समय में यह इतनी छोटी लगती थी कि यह उसकी हथेली में समा सकती थी। आरव पूरी रात चट्टान पर लेटा रहा और आसमान में चांद को देखता रहा। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई दुनिया परे है। वह छत पर समय बिताते हुए बुदबुदाता रहा, चांद को निहारता रहा। एक दुनिया परे, वह चांदनी के नीचे आराम करता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ है, कुछ ऐसा जो ऊपरी दायरे से परे है। ऐसा लगता था जैसे यह एक अवचेतन भावना थी जो लगातार उसे मजबूत बनने के लिए कह रही थी। वास्तव में उसे मृत्यु तत्व जागृत होने से पहले भी ऐसा ही महसूस हुआ था। अब भी उसे समझ में नहीं आया कि वह भावना क्या थी। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, युद्ध, और यहां तक कि तात्विक ऊर्जा की अभिव्यक्ति की तरह था। पहली नजर में ऐसा लगा कि यह सब सिर्फ एक संयोग था जो उसके जागरण का कारण बना, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कुछ ठीक नहीं था। वह अकेला क्यों था जिसे इस दुनिया में सर्वोच्च तत्व प्राप्त हुआ था, और वह अजीब सी भावना क्या थी जो उसे अपने पूरे जीवन में थी। जीवन में जागने से पहले ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अनंत अंधकार से बुला रहा है। आरव वह पूरी रात गहरी सोच में डूबा रहा, सो नहीं पाया। वह चुपचाप लेटा रहा, अपनी त्वचा पर हल्की हवा का एहसास कर रहा था। वह केवल सुबह उठा जब चांद एक तरह की नींद में चला गया था। उसने अपने कपड़े बदलने
और अधिक शांतिपूर्ण दिखने के लिए एक सरल मंत्र का जाप किया। अपने कपड़े बदलने के बाद हैदराबाद वह गायब हो गया और अंत में अरेसिया साम्राज्य में वापस चला गया। यह प्रस्थान का वादा किया गया समय था। हालांकि वह पहले पाताल लोक जाना चाहता था, लेकिन चूंकि वह कंकाल के रहस्य को सुलझाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उस योजना को बाद के लिए टाल दिया। वहां जाने से पहले वह कंकाल के रहस्य को सुलझाना चाहता था। साथ ही चूंकि उसके पास पहले से ही एक डोमेन था, इसलिए वह जिस कारण से वह नेदर रियल्म की निषिद्ध भूमि पर जाना चाहता था, वह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था। किसी भी मामले में उसे विश्वास था कि वह ऊपरी दायरे से भी वहां जा सकता है। उसकी आकृति उसके महल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी, जहां सभी मृत सैनिक एक घुटने पर अपने स्वामी का अभिवादन कर रहे थे। आरव ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आज हम चलेंगे। आरव ने एक नया मंत्र किया, जिसका उसने 1000 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। एक मंत्र था जिसने उसकी छाया को एक विशेष स्थान में बदल दिया, जहां उसकी पूरी सेना रह सकती थी। यह मंत्र ऐसा था जिसका प्रयोग उसने अपने पिछले जीवन में भी किया था, क्योंकि अपनी सेना के साथ चलना बहुत आकर्षक था। मृत सैनिक समझ गए थे कि भले ही वह आरव की छाया मात्र थी, उस छाया के अंदर का स्थान एक विशाल दुनिया से अलग नहीं था। वे तब तक वहां प्रशिक्षण भी ले सकते थे जब तक उन्हें जनरल नहीं कहा जाता। राफेल पिछले कुछ हफ्तों से अपने पूर्वजों के साथ रह रहा था, और अब उसे आरव और उसकी सभी पिछली उपलब्धियों की बेहतर समझ थी, जिसने उसे प्रभावित किया। पहले वह सोचता था कि वह बिल्कुल अकेला है। यही वजह है कि उसका मूड हमेशा इतना गंभीर रहता था। हालांकि अब जब उसके पास एक परिवार जैसा कुछ था, तो उसने खुद को उसमें ढालना शुरू कर दिया। खासकर तब जब आरव अपने घोड़े को भी मृत क्षेत्र से इस दुनिया में ले आया। आखिरकार वह भी अपने पूर्वजों के साथ प्रशिक्षण लेना चाहता था, ताकि वह इतना शक्तिशाली बन सके कि उसे जनरल कहा जा सके। वह उन सभी के साथ आरव छाया स्थान पर चला गया, जहां वह दूसरों के साथ प्रशिक्षण और लड़ाई करना चाहता था। उसके पास अभी भी अंतरिक्ष क्रिस्टल था, और वह उस क्रिस्टल को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता था, क्योंकि वह पहले ही अनुभव कर चुका था कि वह चीज कितनी शक्तिशाली थी। कुछ ही मिनटों में उसकी सेना पूरी तरह से गायब हो गई और अपनी छाया में वापस आ गई। राजसी प्रशिक्षण क्षेत्र, जो पहले उसके मृतकों की युद्ध ध्वनियों से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से शांत था, क्योंकि एक भी मृत व्यक्ति पीछे नहीं बचा था। आरव ने महल में प्रवेश किया। उसे अभी भी अपनी बहन रुचिता और अन्य लोगों को बताना था कि वह जा रहा है। उसने जानबूझकर इसे अंतिम क्षण के लिए छोड़ दिया। महल के अंदर उसे उम्मीद थी कि वह उन्हें एक एक करके ढूंढ लेगा, लेकिन वह आश्चर्यचकित था जब उसने सभी को एक साथ पाया। जेना और रुचिता ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वह जा रहा है। क्या तुम सच में जा रहे हो? जेना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछा। हालांकि वह लंबे समय तक आरव के साथ नहीं रही थी, फिर भी उसके साथ बिताए समय के कारण वह उसे एक करीबी परिवार का सदस्य मानने लगी थी। वह नहीं जानती थी कि आरव कहाँ जा रहा था या यह खतरनाक है या नहीं। उसे केवल इतना बताया गया था कि वह जा रहा है और शायद कुछ समय तक वापस न आए। आरव ने अपना धैर्य बनाए रखा। चिंता मत करो, मैं बस जा रहा हूं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि उनमें से किसने गलती से जानकारी लीक कर दी, लेकिन इससे उसके लिए चीजें आसान हो गईं, क्योंकि उसे इसके बारे में बात करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। पुराने दोस्त प्रकृति की देवी के होंठ अनायास ही फड़क उठे। मुझे उनसे मिले हुए काफी समय हो गया था। मैंने सोचा कि मैं उनसे एक बार मिलूंगा और शायद उनके लिए कुछ उपहार भी लाऊंगा। आरव ने रुचिता और अन्य लोगों को नहीं बताया कि वह वास्तव में क्या करने जा रहा था। हालांकि जेना के विपरीत, जिसे अंधेरे में रखा गया था, रुचिता ने आरव के अतीत के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब वह समय के मंदिर की कैदी थी, वह जानती थी कि आरव के साथ पहले क्या हुआ था। जहां तक तथाकथित दोस्तों का सवाल है, वह यह भी अनुमान लगा सकती थी कि वह किसके बारे में बात कर रहा था। ये दोस्त उसके सच्चे दुश्मन थे, जिनसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। रुचिता नहीं जानती थी कि आरव के लिए यह यात्रा कितनी खतरनाक थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अर्धदेवी यह पहले से ही इस जगह के 4 सबसे मजबूत लोगों में से 3 से बना एक समूह था, जिसमें धीरज शामिल नहीं था। जेना को आरव के अतीत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हर कोई उससे यह रहस्य रखता था। इसके अलावा रुचिता हमेशा जेना के साथ थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेना गलती से बाहर से कुछ भी न सुन ले, क्योंकि इस दुनिया में लगभग हर कोई आरव के अतीत के बारे में जानता था।
अंत में जेना पूरी तरह से अनजान थी और उसने वास्तव में आरव की बात पर विश्वास किया। क्योंकि यह दोस्तों से मिलने के लिए एक छोटी सी यात्रा थी, इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की। वह अपने बाएं हाथ से आरव के करीब आई। उसने आरव का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। जहां तक उसके दाहिने हाथ का संबंध था, वह पहले से ही कमजोर था। आरव का दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद था। हाथ उठाने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ भी उठाया, जिससे उसके हाथ में 6 पत्तों वाली घास दिखाई दी। उसने 6 पत्तों वाली घास आरव के हाथों में रख दी। आरव ने 6 पत्तों वाली घास को अपने सीने से निकाला। वह थोड़ा उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। हालांकि इसे ढूंढना बहुत दुर्लभ था, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कुछ पत्तियों का कोई मतलब नहीं था। एक मानवीय कहावत है कि 6 पत्तों वाली घास महान भाग्य और दीर्घायु का प्रतीक है। यह बहुत दुर्लभ है। धीरज ने देखा कि आरव उलझन में है। चूंकि वह पिछले 1000 सालों से यहाँ नहीं था, इसलिए उसने कई मानवीय अंधविश्वासों के बारे में नहीं सुना था। इसलिए उसने समझाने की पहल की। आरव ने अपने हाथों में 6 पत्तों वाली घास को देखा और अंत में मुस्कुराया। उसने अपनी बहन का उपहार सुरक्षित रूप से रख लिया। हालांकि वह 6 पत्तों वाली घास के पीछे के अंधविश्वासों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि इसे पाना कितना दुर्लभ था। फिर भी उसकी बहन को पहले हफ्ते में ही 6 पत्तों वाली घास मिल गई थी। उसे आज भी याद है कि वह कितनी खुश हुई थी। वह अपने द्वारा पाई गई गर्म घास के बारे में बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने लिए कोई खजाना पा लिया हो। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि यह सोचना दिलचस्प था कि एक इंसान इतनी छोटी चीजों में कैसे खुशी ढूंढ सकता है। हालांकि उसने उससे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई थी कि यह गर्म घास उसके लिए इतनी खास क्यों है। उसे अभी अभी पता चला था। वह यह सोचकर थोड़ा हैरान था कि उसने उसे यह उपहार दिया था, जबकि यह एकमात्र उपहार था जो उसके पास था। अंत में उसने अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं उसे सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और जिया और प्रकृति की देवी की ओर देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर फिर से शांति थी। हम अब जा रहे हैं। वह बिना पीछे देखे मुड़ा और रुचिता, धीरज और जेना को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही उसके सामने दरवाजा खुला, उसकी पोशाक हल्की हवा के साथ लहराने लगी। जिया और प्रकृति की देवी आगे बढ़ी और उसके पीछे कुर्तबीन खड़ी हो गई। हालांकि पोर्टल एक सामान्य पोर्टल की तरह लग रहा था, लेकिन प्रकृति की देवी देख सकती थी कि यह किसी तरह एक पोर्टल था। यह साधारण नहीं था। वह कई जटिल मौलिक रेखाओं को एक संरचना बनाते हुए देख सकती थी, जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पोर्टल अंतरिक्ष समय के सातत्य को काट रहा था और ऊपरी क्षेत्र से जुड़ रहा था। आमतौर पर ऊपरी क्षेत्र से अनुमति के बिना ऊपरी क्षेत्र से जुड़ना असंभव था। हालांकि आरव ने बलपूर्वक शून्य को खोल दिया था। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। जैसे ही पोर्टल ऊपरी क्षेत्र से जुड़ा, पोर्टल से अप्राकृतिक मात्रा में ऊर्जा निकली। यह ऊपरी क्षेत्र की ऊर्जा और आभा थी, जो कि आरव द्वारा इसे अपने डोमेन में बदलने से पहले पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध थी। प्रकृति की देवी ने इस अजीब लेकिन परिचित ऊर्जा का आनंद लेते हुए बहुत तरोताजा महसूस किया। वह समझ सकती थी कि प्रकाश की देवी ऊपरी क्षेत्र में जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। यह स्थिर है। हम प्रवेश कर सकते हैं। पोर्टल स्थिर होने के बाद आरव शून्य में प्रवेश कर गया और अंधेरे में गायब हो गया। अपने भारी तलवार को अपने कंधों पर उठाए जिया भी शून्य में प्रवेश कर गई। प्रकृति की देवी आखिरी व्यक्ति थी जो खड़ी थी। उसने अपने पीछे एक आखिरी बार देखा और धीरज को घूरते हुए कहा कि कृपया मेरे भाई का ख्याल रखना। वह कुछ हद तक मूर्ख है, इसलिए यदि वह नहीं सुनता है तो आप उसे सबक सिखा सकते हैं, लेकिन कृपया उसे मत मारो। वह अपने भाई की कमियों को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। वह समझती थी कि वह एक हकदार बच्चे की तरह था, जिसके हड्डियों में उसकी स्थिति के कारण अहंकार था। हालांकि वह यह भी नहीं चाहती थी कि आरव के साथ जो हुआ जैसी स्थिति फिर से हो। इसीलिए उसने धीरज को लड़के को प्रशिक्षित करने की इजाजत दी, ताकि कम से कम उसका रवैया सुधर जाए। जब तक उसका भाई जीवित था, उसे कोई नुकसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरज को सब कुछ बताने के बाद वह भी शून्य के अंदर चली गई, जैसे कि शून्य केवल 3 लोगों के लिए बनाया गया था। जैसे ही प्रकृति की देवी ने शून्य के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे कि वह ढह रहा था। अंदर प्रवेश करने वाली अजीब ऊर्जा अभी भी पीछे रह गई थी, लेकिन पोर्टल चला गया था। धीरज ने खाली जगह को देखा और सोचा कि भविष्य में क्या होने वाला है।
उसकी नजर में यह सबसे खतरनाक था। आरव के लिए लड़ाई, एक ऐसी दुनिया में जो पृथ्वी से बहुत अलग थी। वह आरव के साथ जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जा सका। इस जगह की रक्षा के लिए किसी को पीछे रहना था। अंत में वह केवल आरव को उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे सकता था। ऊपरी क्षेत्र, भले ही इसे एक क्षेत्र कहा जाता था, वास्तव में 5 दुनियाओं का एक समूह था, जिनमें से प्रत्येक में सबसे घनी तात्विक ऊर्जा थी, जिसका मुकाबला कोई साधारण दुनिया नहीं कर सकती थी। 5 दुनियाएं उस दुनिया से कई गुना बड़ी थी जहां आरव का जन्म हुआ था। अगर तुलना की जाए तो आरव की दुनिया 5 ऊपरी क्षेत्रों में से सबसे छोटे आकार का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। जब कोई पूरे ऊपरी क्षेत्रों को देखता है तो आरव की दुनिया का आकार का केवल 50वां हिस्सा था। यही कारण था कि बहुत से लोगों ने उसकी दुनिया पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वह उस जगह से बाहर नहीं आया और अपने साथ ऊपरी क्षेत्रों में अराजकता नहीं लाया। यह केवल उस समय था जब पृथ्वी का नाम ऊपरी क्षेत्रों में गूंजना शुरू हुआ। हालांकि आरव ने ऊपरी क्षेत्रों में लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं मारा। उसने अपनी बहन को वापस लाने के लिए आवश्यक जीवन तत्व इकट्ठा करने के लिए केवल लोगों के एक विशेष समूह को लक्षित किया। फिर भी यह ऊपरी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था, जो उससे नफरत करते थे और उससे डरते थे। 5 दुनियाओं में से मध्य दुनिया सबसे सुरक्षित और प्रतिबंधित थी। यह वह स्थान भी था जहां ऊपरी क्षेत्रों का नेता रहता था। बाकी 4 दुनियाओं ने 4 तरफ से केंद्रीय दुनिया को घेर लिया था। चारों दुनियाओं में से प्रत्येक की रक्षा 4 जनरलों द्वारा की जाती थी, जो सीधे ऊपरी क्षेत्र के अधिपति के अधीन काम करते थे। पिछली बार जब आरव ऊपरी क्षेत्र में आया था तो वह दक्षिणी ऊपरी दुनिया में दिखाई दिया था। हालांकि उसके लिए केंद्रीय ऊपरी क्षेत्र की दुनिया तक पहुंचना लगभग असंभव साबित हुआ, क्योंकि वह भी उस स्थान तक पहुंचने के लिए कोई पोर्टल नहीं खोल सकता था। केंद्रीय दुनिया वास्तव में प्रतिबंधित थी। केवल 4 जनरल ही केंद्रीय दुनिया के लिए पोर्टल खोल सकते थे। यह पिछली बार की तरह ही था। दक्षिणी ऊपरी दुनिया में एक पोर्टल खुला। आरव सबसे पहले पोर्टल से बाहर आया। उसके बाद जिया और प्रकृति की देवी आई। क्या यह दक्षिणी दुनिया है? जिया ने विभिन्न तात्विक आभा में सांस लेते हुए कहा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार पिछली बार भी आप इस स्थान पर आने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या एक ही स्थान पर 2 बार आना बहुत खतरनाक नहीं है? क्योंकि चिंता सबसे खतरनाक जगह अक्सर सबसे सुरक्षित होती है। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने बात की। वह यह भी जानता था कि ऊपरी क्षेत्र शायद हाई अलर्ट पर था। वह इतना ही उम्मीद कर रहा था। हालांकि वह भी था। उसे यकीन था कि 4 जनरल उसे इतना बेवकूफ नहीं समझेंगे कि वह उसी जगह से आ रहा है जहां से वह पिछली बार आया था। इसलिए उसके लिए यह सबसे सुरक्षित जगह थी। वह जानता था कि वे उससे बहुत उम्मीद करते हैं और उसने स्थिति का फायदा उठाया। भले ही वह जिया को अपने साथ लाया था, लेकिन यह केवल इसलिए था क्योंकि वह इस दुनिया में नवीनतम परिवर्तनों को जानती थी। उसका ज्ञान 1000 साल पुराना था। वह नहीं जानता था कि इस दुनिया में अब किस तरह की शक्तियां मौजूद हैं और उसके गायब होने के बाद से कौन से शक्तिशाली कबीले उभरे हैं। उसे अभी भी याद है कि पिछली बार जब वह यहाँ था तो उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वह नहीं जानता था कि वह केवल शक्तिशाली जादूगरों से कुछ जीवन सार इकट्ठा करना चाहता था। जब वह इस जगह पर घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो पास में रहने वाले एक कबीले से ताल्लुक रखता था। उस समय आरव को नहीं पता था कि यह कबीला ऊपरी क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत कबीलों में से एक था। वह इस दुनिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए युवक के साथ गया। प्रतिशोध जो उन सभी को बीमार कर सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कबीले के लोगों ने उसे मारने और दफनाने की कोशिश की। जब एक संगठन गायब हो जाता है तो दूसरा संगठन उसकी जगह भरता हुआ दिखाई देता है। उसने एक विशेष दिशा में देखते हुए कहा। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने उस पूरे कबीले को नष्ट कर दिया था। यहीं से इस दुनिया में उसकी अंतिम यात्रा भी शुरू हुई थी। हालांकि वह यह भी जानता था कि दक्षिणी दुनिया के 3 सबसे मजबूत कबीलों में से एक इस जगह पर स्थापित होने का एक कारण था। यह यहाँ उपलब्ध संसाधनों की वजह से था। उन संसाधनों की वजह से वह पहले से ही उम्मीद करता था कि पिछले 1000 वर्षों में किसी अन्य कबीले ने यहाँ खुद को स्थापित किया होगा। क्या आसपास कोई कबीला है? उसने पूछा। पिछली बार वह केवल पर्याप्त जीवन स्रोत इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। हालांकि इस बार उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। हाँ, मुझे लगता है कि वेस्टर कबीले ने ऐसा किया होगा। जिया ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। जब आपने इस जगह को खंडहर में छोड़ा था तो ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए
कई कबीलों के बीच लड़ाई हुई थी। वेस्टर कबीले ने वह लड़ाई जीत ली थी। दक्षिणी दुनिया के 5 सबसे मजबूत कुलों में से एक जिया भी लंबे समय तक दक्षिणी दुनिया में रह चुकी थी, इसलिए वह वहां के कामकाज के बारे में बहुत कुछ जानती थी। एक और कारण कि वह वेस्टर कबीले के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानती थी। भले ही वेस्टर कबीला सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत कबीले भी उनके आसपास सतर्क रहते हैं, इसलिए यह बेहतर है कि हम उनसे दूर भाग रहे हैं। आरव ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा कि मजबूत कबीले उनसे क्यों डरेंगे। हालांकि उसके पूछने पर भी उसने चलना नहीं छोड़ा। हालांकि जिया ने उसे वेस्टर कबीले से दूर रहने के लिए कहा था, वह अभी भी उसी दिशा में जा रहा था। क्या आपका लक्ष्य प्रकाश की देवी नहीं है? क्या हमें इस बीच अन्य समस्याओं से बचना नहीं चाहिए? जिया ने आरव का पीछा करते हुए पूछा। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम उसके पास पहुंचेंगे? यह आरव नहीं था, बल्कि प्रकृति की देवी थी जिसने उत्तर दिया, जैसे कि वह अनुमान लगा सकती थी कि आरव क्या सोच रहा था। वह पिछले 1000 वर्षों में ऊपरी दुनिया में बहुत ऊंचे पद पर रही होगी। हम बिना कुछ और जाने सीधे उसके पास नहीं जा सकते। उसके बारे में आपकी जानकारी भी सही है, उसने आगे कहा और फिर समझाया। अब हमें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अंदरूनी सूत्र की आवश्यकता है और शीर्ष कबीलों में से एक से बेहतर कौन हो सकता है? लेकिन वेस्टर कबीला खतरनाक है। वेस्टर कबीले के वर्तमान प्रमुख की बेटी दक्षिणी जनरल की पत्नी की बेटी है, जो उसके ठीक नीचे काम करती है। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि बाकी सभी लोग पहले ही पता लगा चुके। सच्चा भगवान ओ आरव ने अपनी गति धीमी कर दी, कुछ जिज्ञासा दिखाते हुए। क्या यह भी एक लिंग है? क्या यह इसे और भी बेहतर नहीं बनाता है? बेहतर कैसे होगा? क्या यह इसे बदतर नहीं बनाता है? अगर दक्षिणी जनरल को पता चल गया, हम सब मर जाएंगे। अगर उसे दूसरे संगीत जनरलों का पता चल गया, मनोरंजन क्षेत्र उनके खिलाफ हाई अलर्ट पर था। जब समय आएगा तब आप समझ जाएंगे। आरव ने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने हवा से एक मुखौटा निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। यह उन खजानों में से एक था जिसे उसने लोकेश से सभी नए लोगों को लेने के बाद परिष्कृत किया था। उसने भेस की अंगूठी का उपयोग आधार के रूप में किया और अन्य खजानों के साथ साथ अपनी शुद्धतम तात्विक ऊर्जा को और भी अधिक जोड़ा। ऊपरी क्षेत्र में उसे यकीन था कि लगभग हर कोई पहले से ही उसका चेहरा जानता था। कम से कम ज्यादातर लोग, अगर वह अपने लक्ष्यों को सबसे तेजी से हासिल करना चाहता था, तो वह अपना असली चेहरा इतनी जल्दी नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वह प्रकाश की देवी के हाथों में नहीं खेलना चाहता था। वह जानता था कि वह चाहती थी कि वह ऊपरी क्षेत्र से लड़े ताकि दोनों पक्ष कमजोर हो सकें। अब तक वह उसे अच्छी तरह समझ चुका था। वह उसके साथ तब तक नहीं खेलना चाहता था जब तक वह उससे निपट न ले। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ट्रैकर के साथ चल रहा था। हालांकि यह केवल एक अनुमान था, लेकिन वह इसके बारे में लगभग निश्चित था। यही कारण था कि उसने अपने शरीर के भीतर प्रकाश के तत्व और अंधेरे के तत्व को सील कर दिया था, अस्थायी रूप से उनका संबंध तोड़ना, जैसा कि आरव ने उम्मीद की थी। प्रकाश की देवी को लगा कि उसने पृथ्वी पर संबंध काट दिया है। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह उसके इरादों को समझने में कामयाब रही। वह थोड़ा हैरान थी। वह नहीं जानती थी कि वह आदमी ऊपरी क्षेत्र में कहां है। शुरू में वह आरव के साथ अपने मौलिक संबंध के माध्यम से उस पर नजर रखने और फिर किसी तरह यह जानकारी 4 लोगों को लीक करने की योजना बना रही थी। हालांकि अब वह खुद नहीं जानती थी कि वह कहां था। वह केवल इतना जानती थी कि वह पहले से ही ऊपरी क्षेत्र में था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह चारों दुनियाओं में से कौन था। वह बहुत सावधान थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितना भी संघर्ष करें। इसने जमीन के एक बहुमूल्य टुकड़े को कवर किया जिसमें कई महत्वपूर्ण संसाधन थे। हालांकि सबसे मजबूत कबीले भी उनके खिलाफ अहंकार नहीं दिखाते थे, क्योंकि दक्षिणी जनरल इसमें शामिल था। राजा पूरे ऊपरी क्षेत्र का शासक था। हालांकि किसी कारण से उन्होंने कभी केंद्रीय दुनिया नहीं छोड़ी। इस वजह से चारों दुनियाओं का प्रबंधन 4 जनरलों द्वारा किया गया था। दक्षिणी जनरल दक्षिणी दुनिया का शासक था। वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली भी था। कोई भी दक्षिणी जनरल को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। खासकर कुछ संसाधनों के लिए चीजें और भी जटिल हो गईं, क्योंकि वेस्टर कबीले की महिला जो दक्षिणी जनरल की पत्नी बन गई थी, वह सभी पत्नियों में से उसकी पसंदीदा थी। ऐसा कहा जाता है दक्षिणी जनरल ने उसकी अधिकांश इच्छाएं तब तक पूरी की जब तक कि वे अत्यधिक नहीं हो गईं। उस रिश्ते की बदौलत वेस्टर कबीला वर्षों में अधिक से अधिक अभिमानी बन गया और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। उनके खिलाफ काम करने वाला कोई भी ऐसा था जैसे वे पूरे ऊपरी क्षेत्र के 5वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ काम कर रहे हों।
वेस्टर कबीले के युवक और भी बुरे थे। वे बिना किसी परिणाम की चिंता किए जो चाहे करते थे। वे उन लोगों को मार देते थे जो उन्हें उस तरह से देखते थे जो उन्हें पसंद नहीं था। वेस्टर कबीले के लोग इस क्षेत्र और इसके लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे उनकी संपत्ति हों, और वे हर दिन लड़कियों का अपहरण करते थे। इस क्षेत्र के लगभग सभी लोग वेस्टर कबीले से नफरत करते थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते थे कि उन्हें इस निरंतर दर्द से बचाने के लिए कोई भेजे। आरव ने अपना चेहरा कुछ ऐसा बदल लिया था जो पहचान में न आए। जहां तक प्रकृति की देवी का संबंध है, आरव का मौसम गर्मजोशी से भरा था जो उसकी सुरक्षात्मक आभा से ढका हुआ था। यह क्षेत्र वेस्टर कबीले द्वारा नियंत्रित है। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, ठीक है? जिया ने आरव की ओर विशेष रूप से देखते हुए पूछा। हालांकि आरव उदासीन दिखाई दिया, इसके बजाय अपने आसपास को देखता रहा। यह स्थान पिछली बार जब वह यहाँ आया था उससे बहुत अलग लग रहा था। यह बेजान लग रहा था। यहाँ के लोगों की आंखें भी मृत लग रही थीं, जैसे वे बिना किसी आशा या जीने की इच्छा के बस इंतजार कर रहे थे। जिया ने कहा। आरव ने अपनी टिप्पणी व्यक्त की। इस स्थान के बारे में परिचित और अपरिचित दोनों चीजें हैं। नकाब ने उसका रूप बदल दिया था जिससे वह बहुत छोटा लग रहा था। वह अब अपने 20 के दशक के अंत में एक आदमी की तरह लग रहा था। उसके बाल उसके सामान्य लंबे बालों की तुलना में छोटे थे। पहली नजर में वह अपनी नीली आंखों और युवा रूप के साथ किसी भी तरह से खतरनाक नहीं लग रहा था। किसी के लिए यह मानना असंभव था कि उसने युद्ध में कोई प्रशिक्षण लिया था या कभी हथियार उठाया था। आपने पिछली बार इस शहर का दौरा किया था जो अपनी समृद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि उस शहर में बहुत कुछ अंतर है। बहुत कम पुराना आकर्षण बचा है। अब ये लोग क्या करते हैं? आरव ने पूछा। और मुझे यहाँ कोई युवक क्यों नहीं दिखाई देता? मैं केवल बूढ़े पुरुष, बच्चे और युवा महिलाएं देखता हूँ। निश्चित रूप से आप उन्हें नहीं देखते हैं। हर आदमी जो काम करने में सक्षम है उसे क्रिस्टल अयस्क खोदने के लिए खदान में भेज दिया गया है। और जो लोग मना करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वे पहले ही मारे जा चुके हैं। जिया ने उत्तर दिया। भले ही यहाँ के लोग स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन वे गुलामों से अलग नहीं हैं। यहाँ तक कि वे अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वे इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में क्यों नहीं चले जाते? क्या यह इससे बेहतर नहीं होगा? आरव के जीवन के अनुभवों ने उसे पहले ही कई चीजों से अवगत करा दिया था और वह समझता था कि जीवन अन्यायपूर्ण हो सकता है। परिणाम स्वरूप उसे इन व्यक्तियों के लिए अधिक सहानुभूति महसूस नहीं हुई। फिर भी वह जिज्ञासु बना रहा। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। जिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि उन्हें अनुमति दी जाती तो वे पहले ही चले गए होते। जो कोई भी वेस्टर परिवार की अनुमति के बिना इस क्षेत्र से एक कदम भी बाहर रखने की कोशिश करता है, उसे मौके पर ही मार दिया जाता है। और यदि ये लोग कोई जोखिम लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा, भले ही वे ऐसा करने का साहस जुटा पाएं। आओ। उनके पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वे भूख से मर जाएंगे या क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने से पहले जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। जब मरने या दास के रूप में काम करने के बीच विकल्प दिया जाता है तो कई लोग अक्सर बाद वाले को चुनते हैं। कम से कम नश्वर, प्रकृति की देवी ने कहा, वेस्टर परिवार से नफरत है। अगर मैं उनकी गड़बड़ी में शामिल होने की कोशिश करता हूं तो वे शायद वेस्टर परिवार से इनाम के बदले में मुझे उजागर करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। आरव ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कंधे उचका दी। प्रकृति की देवी के शब्द सत्य साबित हुए क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया था। अपनी परिस्थितियों को नापसंद करने के बावजूद अधिकांश ने भागने के प्रयास के जोखिम का सामना करने की तुलना में संभावित स्थिरता का विकल्प चुना था। इन लोगों की मदद करने के बदले में अपने लक्ष्य को जोखिम में डालना उनके लिए उचित नहीं था। जब आरव पूर्व कला नगर से गुजर रहा था, अचानक एक अलग प्रवेश द्वार से घोड़ों पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। घोड़ों पर सवार युवाओं का एक समूह सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। शहर की सड़कें लगभग सुनसान लग रही थीं, जैसे लोगों को पहले से ही इस दौड़ के बारे में पता था। जो लोग सड़कों पर रह गए थे उन्हें तुरंत विभिन्न मंत्रों से गिरा दिया गया और तुरंत खत्म कर दिया गया, जिससे कि वे युवाओं की भीड़ का केवल आधा हिस्सा थे। हालांकि इससे पहले कि कोई उसे हिला पाता, घोड़े पर सवार एक युवक के शरीर से आग का गोला निकला और उसका शरीर फट गया। यह देखना भी आश्चर्यजनक था कि इन युवकों की उम्र सिर्फ 20 साल के आसपास थी। फिर भी उनके पास धरती के किसी देवता के बराबर शक्ति थी। हाँ, छोटे बच्चे, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते।
हंसी के मधुर शोर के बीच एक युवती को बोलते हुए सुना जा सकता था, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर आत्मविश्वास से चिल्ला रही थी। सबसे आगे वाला आदमी घोड़े पर सवार था और उसके पीछे वाले लोग उसकी गति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने बहादुरी से अपना स्थान बनाए रखा, जबकि उसके लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। मेरी प्यारी बहन, इतना अति आत्मविश्वास मत करो। इस बार नाम अलग होगा। मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और यह दौड़ जीतूंगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले युवक के चेहरे पर हल्का तनाव था। वह अपनी जल्दबाजी के बावजूद एक शांत व्यवहार बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने आगे कहा, शर्त मत भूलना, जब ऐसा होगा तो दक्षिणी जनरल के भोज में तुम्हारा स्थान मेरा होगा। आदमी के बालों का रंग महिला के बालों से काफी मिलता जुलता था। इसके अलावा उनके चेहरे की विशेषताओं में बहुत तनाव था, जो संभवतः पारिवारिक संबंध की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा, महिला ने व्यंग्य किया। मैं इस बार भी जीत रही हूं। क्या आपको लगता है कि अगर मेरे हारने की थोड़ी सी भी संभावना होती तो मैं यह शर्त लगाती? मुझे इस भोज में अवश्य जाना। जीतने के बाद भी मैं 1 महीने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं सारे संसाधन भी ले जाऊंगी। वह हंसी पर उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसने अपने भाई की बातों को गंभीरता से लिया है। उसका घोड़ा इतनी तेज चल रहा था कि इस शहर के कई लोग सड़कों से गुजरते समय उसकी सिर्फ धुंधली छवि ही देख पाते थे और समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये युवक जिन घोड़ों पर सवार थे वे साधारण घोड़े नहीं बल्कि काल्पनिक जानवर थे। महिला के शांत चेहरे पर एक शिकन आ गई, क्योंकि उसने दूर से 3 और लोगों को देखा। क्या इस शहर के लोग मूर्ख हैं? उन्हें सड़कें साफ रखने को कहा गया था, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। पहले वह बच्चा और अब ये 3 महिला ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली में तात्विक ऊर्जा को इकट्ठा किया। यह वही हमला था जिसका इस्तेमाल उसने उस छोटे बच्चे को मारने के लिए किया था, जिसने शायद पहले उसका रास्ता रोका था। उन्हें चेतावनी देने या उन्हें दूर धकेलने के लिए कोई हल्का जादू करने के बारे में सोचे बिना उसने सीधे उन पर एक घातक हमला किया। एक ज्वलंत लाल तात्विक ऊर्जा उसके सामने इकट्ठी हो गई। उसके हाथ की एक साधारण लहर से पिघला हुआ आग का गोला सीधे दूरी पर खड़े 3 लोगों के समूह पर कूदा। आरव सड़कों पर चल रहा था। काफी समय से धीरे धीरे वह अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, जो अगले शहर में वेस्टर कबीले का महल था। हालांकि वह किसी भी तरह की जल्दी में नहीं लग रहा था। वह किसी और चीज के बारे में उत्सुक था। शुरू में बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रास्ते में अधिक से अधिक लोग किसी कारण से उसे देखने लगे। उनकी आंखों में दया और उपहास दोनों झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ ऐसा जानता था जो वह नहीं जानता था। इसके अलावा, हालांकि यह सूक्ष्म था, वह उनकी आंखों में कुछ घृणा देख सकता था। ऐसा लगता था कि वे उससे नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए कि वह एक अमीर युवा मालिक की तरह दिखता था जो उनके जैसा पीड़ित नहीं था। ऐसा लगता था कि अगर वह चोटिल हो जाता या मारा जाता तो वे खुश होते। हालांकि आरव को यह बहुत पसंद था। उसने इन लोगों से बात करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि जल्द ही उसके कदम रुक गए। हालांकि छाया घोड़े तेज थे और ज्यादा शोर नहीं कर रहे थे, फिर भी उसने उन्हें और जमीन पर कंपन उसने अनुमान लगाया कि ये लोग कौन थे। यह स्पष्ट रूप से वेस्टर कबीले के लोग थे। अंततः वह समझ गया कि उन निगाहों का क्या मतलब था। इस शहर के नागरिक पहले से ही इसके बारे में जानते थे। वे शायद चाहते थे कि वह किसी तरह वेस्टर कबीले को रोक दे या उन्हें अपमानित करे और इस प्रक्रिया में मर जाए। इस तरह वे आशा करते थे कि उसके पीछे का कबीला वेस्टर कबीले पर हमला करेगा, जिससे आपसी विनाश होगा। चूंकि आरव वेस्टर कबीले के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने और रास्ता अवरुद्ध न करने का निर्णय लिया। उसके पास करने के लिए और भी बेहतर काम थे। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसने आह भरी घोड़े अभी भी उससे बहुत दूर थे। फिर भी उसने महसूस किया कि एक धधकती आग सीधे उसकी दिशा में आ रही है। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह ऐसा हमला नहीं था जिसे टाला जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जादू के प्रभाव में था। वह जहां भी जाता, धधकती आग उसका पीछा करती रहेगी और उसे मार डालेगी। जैसे ही वह जिया की तलवार के सामने आई, वैसे तो जिया भी युवक की तरह एक देव देवी स्तर की प्राणी थी, लेकिन उसने एक लंबा जीवन जिया था और उसे बहुत अनुभव था। यहां तक कि देवों में भी वह सबसे शक्तिशाली थी। आखिर वह 1000 वर्षों से भी अधिक जी चुकी थी। और चूंकि लाल बालों वाली महिला ने हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए हमला जितना होना चाहिए था उससे बहुत कमजोर था। वेस्टर कबीले की लाल बालों वाली महिला हैरान थी।
उसने सोचा कि एक ही हमला उन तीनों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक भी जादू का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि वह हैरान थी कि केवल चोर लड़की ने उसके हमले को विफल कर दिया था। वह वास्तव में वहीं रहना चाहती थी और लड़की की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह यह दौड़ हार जाएगी। उसकी छोटी बहन भाई यहां रुकने वाला नहीं था। आखिर वह भी इस समय देरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस शर्त में बहुत सी चीजें दांव पर लगी थीं। उसने अपना ध्यान दूर खड़े घोड़ों पर केंद्रित कर लिया। हालांकि वह वेस्टर कबीले से कोई संघर्ष नहीं चाहती थी, जो एक जनरल के करीबी थे, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। उसने पहले ही आरव को जमीन पर लड़ते देखा था। वह जानती थी कि अगर वह इन युवाओं के खिलाफ लड़ा तो शायद वह गलती से उन्हें मार देगा। मुझे बात करने दो, मैं ऊपरी क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अगर हम किसी अन्य महान कबीले से होने का दिखावा करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हमें वेस्टर कबीले के महल में भी आसानी से प्रवेश मिल सकता है। उसने आरव को याद दिलाया। आरव भी जानता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। भले ही वह उन युवाओं को उसके द्वारा मारे जाने से बचाना चाहती थी, उसका उद्देश्य कुछ और था। अगर उसने कोई कार्रवाई की होती, यह पता चला होगा कि वह एक शक्तिशाली जादूगर भी थी। हालांकि चूंकि उसने इसके बजाय कार्रवाई की, भले ही वह हर समय उसका पीछा कर रही थी, यह दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि वह उसकी रक्षक थी। वेस्टर कबीले की नजर में अर्धदेव स्तर का रक्षक होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि एक नश्वर प्राणी होने के बावजूद अर्धदेव स्तर का रक्षक होना दूसरों को उसकी पहचान के बारे में उत्सुक बनाने के लिए पर्याप्त था। केवल उच्च रैंकिंग वाले कबीले ही अपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करने की जहमत उठाते हैं, जबकि प्रतिभाशाली उत्तराधिकारियों के पास मजबूत सुरक्षा गार्ड होते हैं। नश्वर उत्तराधिकारियों के पास अर्धदेव स्तर के गार्ड होते हैं, क्योंकि उनके जीवन के लिए खतरा न्यूनतम होता है। जिया चाहता था कि अन्य लोग यह विश्वास करें कि वह एक महान कबीले का उत्तराधिकारी था जो जादू नहीं कर सकता था। शुरुआती हमले के बाद लाल बालों वाली महिला ने फिर से हमला नहीं किया। उसने केवल अपने गार्डों को संकेत दिया, पर वह प्रकृति की देवी की आभा से कमजोर थी। सौभाग्य से उसकी आभा इतनी सुरक्षित तरीके से छिपी हुई थी कि छाया रक्षक भी उसे महसूस नहीं कर सका। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो हिलना मत, छाया रक्षक चिल्लाया। उसकी आभा में इतनी शक्ति थी कि वह मनुष्यों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। दुर्भाग्य से उसके आश्चर्य से इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आरव अपनी जगह पर शांति से खड़ा होकर दूर से घोड़ों को देख रहा था, मानो वह आभा को महसूस ही नहीं कर पा रहा हो। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में एक महान कुल के उत्तराधिकारी हो। मेरे आभा से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास खजाना भी है। छाया रक्षक ने भौहें सिकोड़ी उसकी नजर में। आरव और प्रकृति की देवी सिर्फ नश्वर प्राणी थे, जिनके शरीर में जीवन का एक कण भी नहीं था। हालांकि उनके दमन के तहत पूरी तरह से ठीक दिखने के लिए उसने सोचा कि उनके पास उनके कुलों द्वारा उन्हें दिए गए कुछ उच्च रैंकिंग वाले खजाने हैं। तुम किस कुल से हो? छाया रक्षक ने आज्ञाकारी स्वर में पूछा। हालांकि उसके चेहरे के भाव जल्द ही फीके पड़ गए। वेस्टर कुल की सबसे बड़ी बेटी को उसकी कम उम्र के बावजूद कुल के उत्तराधिकारी का सम्मानित स्थान प्राप्त था। कुल में उसकी स्थिति भी बहुत उसकी सुरक्षा के लिए कई रक्षक तैनात किए गए थे, जो गुप्त रूप से उसका पीछा करते थे ताकि वे पकड़े न जा सकें। वास्तव में जो दिखाई दे रहा था वह उसके रक्षकों में सबसे कमजोर था। अभी भी कई ऐसे थे जो अदृश्य थे। वे आरव के पास आने वाले रक्षकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। यद्यपि अन्य शक्तिशाली रक्षक अदृश्य थे और अपने सभी निशान इस हद तक छिपा रहे थे कि उनकी युवा मालकिन को भी उनकी उपस्थिति का पता नहीं था, लेकिन वे आरव से छिप नहीं सकते थे। घोड़ों को देखकर आरव ने तुरंत पास में चुपचाप चलते हुए रक्षक को देखा। रक्षकों के उच्च स्तर को देखकर आरव खुद को वेस्टर कबीले पर अधिक ध्यान देने से रोक नहीं सका और उसे गहन कबीले के सदस्य के रूप में पहचाना। फिर भी वह रक्षकों को नुकसान पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि वह उन्हें अपने समग्र लक्ष्य में महत्वहीन मानता था। इसके बजाय उसने अपना ध्यान एक बहुत बड़े उद्देश्य पर केंद्रित किया। दुर्भाग्य से सभी लोग एक जैसे नहीं थे। इसके विपरीत प्रकृति की देवी थोड़ी चिढ़ गई थी। वह लाल बालों वाली महिला के व्यवहार से काफी निराश थी। वह उसे सबक सिखाने का इरादा रखती थी। वह खुद को शांत करना चाहती थी। जैसे ही घोड़े पास आए, एक बेल चुपचाप जमीन से बाहर आ गई और बाकी घोड़ों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यह घोड़े के पैर पर त्रुटिहीन समय के साथ लगी, जिसने सभी को चौंका दिया,
क्योंकि उनका ध्यान आरव पर था। जैसे ही घोड़ा लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया, लाल बालों वाली महिला घटनाओं के अचानक मोड़ से हैरान थी। हालांकि उसकी त्वरित प्रतिक्रियाएं काम कर गईं और वह चेहरे पर निराशा के भाव के पीछे अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद वह जानती थी कि अपने घायल घोड़े को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। चिंता मत करो प्यारी बहन, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूर से एक युवक की आवाज सुनाई दे रही थी जो ताना मार रही थी और हंसी से भरी थी। अपने भाई को जाते देख महिला की हताशा उबल पड़ी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गुस्से में उसने घोड़े के सिर पर जोर से वार किया, जिससे वह तुरंत मर गया, मानो जानवर किसी तरह उसकी विनाशकारी हार के लिए जिम्मेदार हो। अपने घोड़े के गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद वह इसे किसी जादुई शक्ति के प्रभाव का परिणाम नहीं मानती थी। तर्क यह था कि गिरने के दौरान उसने अपने आसपास कोई जादुई आभा महसूस नहीं की थी। उसने बस अपने घोड़े को कार्य के लिए तैयार न होने का दोष दिया। अरे वो कमीना, वह हताशा में जोर से दहाड़ी। उसका गुस्सा पहले से ही उबल रहा था। जारी रखा और उसने अपना ध्यान आरव और उसके साथियों की ओर मोड़ दिया। इससे पहले उसने अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया था और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। क्या आपको वास्तव में उसके साथ गड़बड़ करनी थी? आरव ने धीमी आवाज में कहा, जो केवल प्रकृति की देवी सुन सकती थी। प्रकृति की देवी ने जवाब दिया, वह बहुत घमंडी थी, मुझे उसे कुछ परेशानी देनी थी। आरव ने आह भरी। उसने महसूस किया कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह अभी भी अपरिपक्व व्यवहार कर रहा था। इसके बावजूद उन्होंने गुप्त संचार विधि जारी रखी जो वे उपयोग कर रहे थे। शिवानी अपने आकर्षक लाल बालों के साथ आरव की ओर मुड़ी और झुंझलाहट के संकेत दे रही थी। यहां तक कि तब उसका प्राथमिक ध्यान जिया की ओर था, जिसने पहले उसके हमले को रोक दिया था। शिवानी ने अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा, यदि तुमने मुझे बाधित नहीं किया होता तो मैं तुम्हें मार देती, है गिरता नहीं है, और अब कोई भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, यहां तक कि तुम्हारा जीवन भी नहीं। यद्यपि वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उनके जीवन पर्याप्त नहीं थे। गिरी नहीं थी। वह अभी भी उन सभी को मारना चाहती थी। पहले वह कम से कम उनकी पहचान जानने की कोशिश करती, लेकिन अब वह इतनी गुस्से में थी कि उसने 2 बार भी नहीं सोचा। उन सभी को मार डालो, उसने अपने गार्ड को आदेश दिया। गार्ड ने जवाब में सिर हिलाया, उसकी आंखों में वैसे सहम इन लोगों को मारना आसान था। हां भी कबीला जैसे ही गार्ड हमला करने वाला था, जिया बोली। यद्यपि उसने केवल 2 शब्द कहे, लेकिन वे गार्ड को शिवानी को देखने से रोकने के लिए पर्याप्त थे। हां बी कबीला केवल एक नाम नहीं था, यह दक्षिणी दुनिया के सबसे शक्तिशाली कबीले का नाम था। वेस्टर कबीले का दक्षिणी जनरल के साथ संबंध। लेकिन अगर उन्होंने गलती से उत्तराधिकारी को मार दिया तो यह संभव हो सकता है नहीं। यायावर कबीला चुप रहने वाला था। यहां तक कि दक्षिणी सेनापति भी यायावर कबीले के साथ युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दक्षिणी दुनिया और भी कमजोर हो सकती है और यह प्रक्रिया में अन्य सेनापतियों की ही मदद कर सकता है। यहां तक कि शिवानी ने जवाब में सिर हिलाया कि आप यायावर कबीले से हैं। उसे याद आया कि उसने सुना था कि यायावर कबीले के स्वामी का सबसे छोटा पुत्र एक अनोखी शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसके लिए जादू का उपयोग करना असंभव हो गया था। हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि क्या आरव वह व्यक्ति था। यदि वह यायावर कबीले का उत्तराधिकारी था तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि गिर्ड केवल एक अर्धगिर्ड स्तर का व्यक्ति होगा। मास्टर यायावर कबीले का सबसे छोटा बेटा है। जिया ने कहा, अभय यायावर वह यायावर कबीले के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसके अनुसार उसने जो सुना था, यायावर कबीले के सबसे छोटे बेटे का नाम अभय था। कबीले के कई लोग उसे एक बेकार व्यक्ति कहते थे। हालांकि कबीले का स्वामी अभी भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करता था। यायावर कबीले ने उसे देखा था, या तो जानता था कि अभय कैसा दिखता है। आरव चुप रहा और जिया की बात सुनता रहा। वह बिना ज्यादा शोर मचाए वेस्टर कबीले में घुस जाना चाहता था, ताकि वह सीधे वेस्टर कबीले के सरदार को मार सके और उसे एक मरे हुए कठपुतली में बदल सके। रास्ते में जितना कम संघर्ष होगा, उतना ही अनावश्यक जानकारी को दक्षिणी जनरल तक लीक होने से रोकना आसान होगा। उसने रास्ते में ही जिया को अपना लक्ष्य बता दिया था। यह स्पष्ट था कि जिया अब उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आरव यह भी देख सकता था कि शिवानी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। वह यह भी जानता था कि ऐसा क्यों था। वेस्टर कबीले के उत्तराधिकारी के पास इतना शक्तिशाली रक्षक था और अंधेरे में कई छिपे हुए थे। यह कैसे संभव था कि सबसे मजबूत कबीला कुछ भी तुलनात्मक रूप से न कर सके?
सौभाग्य से उसके पास लाल बालों वाली लड़की को समझाने का एक तरीका भी था। वेस्टर कबीला वास्तव में उतना ही घमंडी है जितना कि वह है। मैंने सुना है कि यह सब किसी संबंध के कारण है, लेकिन क्या आपको वास्तव में लगता है कि यह आपको मेरे साथ निराश करेगा? उसने घमंड से कहा, जैसे वह वास्तव में एक बड़े कबीले का युवा सरदार था। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कोशिश कर सकते हो। मुझे मार डालने के लिए उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वह सीधे शिवानी की आंखों में देख रहा था। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे लोग मेरे बालों को छूने से पहले ही तुम मर जाओगे। शिवानी से बात करते समय उसने प्रकृति की देवी को एक गुप्त संदेश भी भेजा था। अब उन्हें दिखाने का समय आ गया था कि यार, कबीले के स्वामी ने अपने प्यारे बेटे के लिए किस तरह के रक्षक भेजे हैं। क्या ऐसा है? और आप एकमात्र अर्धगॉड स्तर के रक्षक के साथ हम सभी को कैसे मार देंगे? शिवानी ने व्यंग्य किया। वह पहले से ही गुस्से में थी कि वह दौड़ हार गई थी और अब एक बेवकूफ उसे धमकी दे रहा था। उसने बहुत कुछ सहा था। उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यह नहीं हो सकता कि ये कमजोर लोग थे या बी कबीले से थे। उन सभी को मार डालो, उसने आलस से कहा। मैं देखूंगी कि वे मेरे साथ क्या कर सकते हैं। जैसे ही शिवानी ने बोलना समाप्त किया, दूर से एक चीख गूंजी। यह चीख शी है। शिवानी के बगल में खड़ा गार्ड दंग रह गया। उसने आवाजें पहचान ली। वे दूसरे गार्डों की थीं जो उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि इससे पहले कि वह शिवानी को कुछ बता पाता, सभी गार्डों की लाशें उड़कर शिवानी के पैरों पर गिर पड़ी। सभी लाशें वेस्टर परिवार के शैडो गार्ड की पोशाक पहने हुए थीं और उन सभी में एक बात समान थी। उन सभी की छाती में छेद था, जैसे उन्हें पता ही न हो कि उन्हें कब मारा गया। दूर से देखा जा सकता था कि खून से लथपथ बेलें छिपे हुए गार्डों को चुपके से मारकर फेंकने के बाद वापस जमीन के अंदर चली गई थी। शिवानी दंग रह गई क्योंकि उसके सुरक्षा कर्मियों की लाशें उसके पैरों पर गिरी। कुछ गार्ड तो ऐसे थे जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने उसके लिए इतने सारे गार्ड नियुक्त किए हैं। हालांकि जिन्हें वह पहचानती थी, वह उनकी ताकत जानती थी। कोई उसके गार्डों को इतनी आसानी से मार डाले, यह दर्शाता है कि हत्यारा कितना ताकतवर था। वह शिवानी की बातों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारे पास और भी गार्ड हैं? उसने आश्चर्य से कहा। वास्तव में अब वह पूरी तरह से समझ गई थी। उसने सोचा कि वह आदमी यावर कबीले से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक कमजोर सुरक्षा बल था। वह या बी कबीले से होने का दिखावा करने वाले एक मध्यम शक्तिशाली कबीले से था। हालांकि अब जब उसके सभी रक्षक एक ही क्षण में मारे गए, तो इसका मतलब था कि उसके पास और भी रक्षक थे जो पास में छिपे हुए थे, और वे इतने शक्तिशाली थे कि उसके रक्षक उन्हें महसूस भी नहीं कर सकते थे। वह केवल अनुमान लगा सकती थी कि उसके पास कितने गार्ड थे। हालांकि उसके दिमाग में यह संख्या उसके रक्षकों की संख्या से कम नहीं थी। यह लड़का निश्चित रूप से या बी परिवार का सबसे छोटा बेटा अभय था। इससे शिवानी को और भी बुरा लगा। सबसे पहले वह दौड़ हार गई। उसने दावत का निमंत्रण भी खो दिया। उसने अब्या कबीले को नाराज कर दिया और फिर भी वह हार गई। शिवानी के पास केवल एक ही बचा था। हालांकि वह काफी डरी हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, क्योंकि उसे राहत महसूस हुई कि उसने अभी तक हमला नहीं किया। आरव की दया पर, और कम से कम उन्हें पहले स्थिति को शांत करना था। दुर्भाग्य से वे पहले ही उस आदमी को मारने की कोशिश कर चुके थे, इसलिए यह आसान नहीं था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कमजोर हैं। आप हमारे समय के लायक नहीं हैं। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए उत्तर दिया। यदि आपकी युवती ने हम पर हमला नहीं किया होता, तो हम आपसे बात करने की जहमत भी नहीं उठाते, क्योंकि हम बस आपके क्षेत्र से गुजर रहे हैं। अब जब चारा बिछा दिया गया था, तो उसे बस इतना करना था कि वह वेस्टर कबीले के लिए यहाँ नहीं है और वहां से निकलने की कोशिश करे। चूंकि इन लोगों ने पहले ही उसे नाराज कर दिया था, उसे यकीन था कि वे उसे अपने कबीले में आमंत्रित करके इसकी भरपाई करेंगे। उसे बस इतना ही करने की जरूरत थी जैसा उसने कहा। उसने वेस्टर कबीले की युवती को नजरअंदाज किया और पीछे देखे बिना चला गया। यहां तक कि जब वह जा रहा था, तो उसने अपना ध्यान अपने पीछे रखा और उनके रोकने का इंतजार महल, जो वेस्टर कबीले का घर था, वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया था। रास्ते में उसने कई गार्ड और कई खतरनाक जाल देखे, जिनमें से कुछ उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वेस्टर कबीले ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सावधानियां बरती थीं कि उन्हें उसी भाग्य का सामना न करना पड़े जो पिछले कबीले ने इस भूमि पर शासन किया था।
शिवानी के बिना उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए इस स्थान तक पहुंचना इतना आसान हो सकता है। जैसे ही वह कला के शहर को छोड़ने वाला था, गार्ड ने उसे रोक दिया और जो हुआ उसके लिए माफी मांगी। उसी समय गार्ड ने उसे यूलिया से पूछे बिना ही अपने कुलपति से मिलने के लिए आमंत्रित किया। उसने यह निर्णय अपने आप ही यह मानकर लिया कि वेस्टर कबीले का कुलपति भी यह सोचने वाला था कि यह सही था निर्णय। जैसे ही आरव शिवानी और अपने रक्षकों के साथ कबीले में पहुंचा, उसने देखा कि एक युवक प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था, मानो वह काफी समय से इंतजार कर रहा था। यह वही युवक था जो नियंत्रण लेने से पहले वह शिवानी के ठीक पीछे खड़ा था। मेरी प्यारी बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुमने मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया और अपनी बहन के करीब पहुंच गया। उसने आरव और अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वे वहां थे ही नहीं। उसने बस अपनी बहन के सामने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि कुछ मांग रहा हो। शिवानी केवल अपने दांत पीस सकती थी, क्योंकि उसने अपने भाई के हाथ में एक छोटा सा निमंत्रण पत्र रखा था। भले ही वेस्टर कबीला दक्षिण जनरल से संबंधित था, फिर भी उन्हें भोज में केवल 3 निमंत्रण टोकन मिले। पहले 2 को कुलपति और उनकी पत्नी ने रख लिया था, जबकि तीसरा सबसे बड़ी बेटी को दिया गया था। इससे उसके छोटे भाई को ईर्ष्या हुई और बाद में उसने शर्त लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप वह हार गई। हाँ, यह सच है, मानो उसे चिंता थी कि उसकी बहन का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वह जाकर उससे टोकन चुरा लेगी। वह कमीनी शिवानी मजाक करते हुए महल में दाखिल हुई और आरव को पहरे पर छोड़ दिया। वह अब किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। जनरल का भोज। शिवानी के जाने के बाद आरव ने उनके साथ आए गार्ड से पूछा। जब वह यहाँ आया था तो उसने देखा था कि कुछ तैयारियां हो रही थीं। कीमती खजाने गाड़ियों में भरे जा रहे थे, जैसे किसी को उपहार में दिए जा रहे हों। इसके अलावा उसने दक्षिणी जनरल का नाम भी कई बार सुना था। दक्षिणी जनरल का भोज ऐसा लगता है कि आप अपने कबीले को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। गार्ड मुस्कुराते हुए सभी को महल के अंदर ले गया। शीर्ष 10 कबीलों को भोज के लिए 2 निमंत्रण टोकन मिले, जबकि हमारे कबीले को 3 मिले। क्योंकि हम विशेष हैं, उसने 2 भाई बहनों के बीच लगी शर्त के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया, जैसे यह समझाने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी छोटी बेटी इतनी परेशान क्यों थी। दक्षिणी जनरल एक भोज का आयोजन कर रहा है? आरव ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। हालांकि जब वह यहाँ आया था तो उसका यह इरादा नहीं था, लेकिन वास्तव में उसके लिए दक्षिणी जनरल से मिलने का यह एक बड़ा अवसर था, जो आजकल उस आदमी का मुख्य निशाना था। सतर्कता को देखते हुए यह लगभग असंभव था। यह सही है कि यह उनका 1500वां जन्मदिन है, जो उस समय के साथ मेल खाता है जब उत्तरी जनरल को दक्षिणी क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहा गया था। इसलिए जाहिर तौर पर उन्होंने एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने का फैसला किया। गार्ड ने समझाया, यद्यपि स्पष्टीकरण बुनियादी था, लेकिन इससे आरव को जो कुछ हो रहा था उसकी काफी समझ मिली। भोज में केवल दक्षिणी जनरल ही नहीं बल्कि उत्तरी जनरल भी शामिल था। उसने जो सुना था उसके अनुसार प्रकाश की देवी भी उत्तरी ऊपरी दुनिया में थी। हालांकि यह भी स्पष्ट था कि 2 जनरलों से निपटना खतरनाक था, क्योंकि उनका भेष उन पर काम नहीं करने वाला था। जब तक वह उनकी उपस्थिति में था तब तक वह अपनी आभा भी छिपा सकता था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वे उसे देख सकते थे। यह अवसर कई खतरों से भरा था। बाहर से यह स्थान एक साधारण महल जैसा दिखता था, लेकिन जब आरव अंदर गया तो उसने महसूस किया कि महल के अंदर एक अलग जगह थी, जो पहाड़ों और नदियों से भरी एक छोटी सी दुनिया की तरह थी। गार्ड आरव और उसके समूह को एक छोटे से महल में ले गया, जो केवल मेहमानों के लिए आरक्षित था। चूंकि उसने पेट्रिया से बात नहीं की थी, इसलिए उसने आरव से अपनी आभा छिपाने के लिए कहा। वे कर्रिक को वहां सीधे नहीं लाए, बल्कि उसे वहां रिपोर्ट करने के लिए जाने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। यह अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। प्रकृति की देवी अतिथि गृह में बिस्तर पर बैठी थी। वह इस बात से थोड़ा हैरान थी कि इस स्थान तक पहुंचना कितना आसान था। वे इस स्थान को नष्ट कर सकते थे। अब अंदर अगर वे चाहते तो इस जगह को अंदर से नष्ट कर सकते थे। दक्षिणी जनरल के साथ अपने संबंधों के कारण कबीला काफी समय से शांतिपूर्ण रहा है। यह समझ में आता है कि वे इतने सतर्क नहीं होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। जिया सहमत हो गई। इस गति से वह महसूस कर सकती थी कि वे अपने लक्ष्य के करीब थे। शायद उन्हें लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पिछली बार के विपरीत, जब कैरिक ने एक कबीले को खुलेआम नष्ट करके अपनी उपस्थिति उजागर की थी, इस बार वे अधिक सावधान थे। यदि आपको ऐसा लगता है
तुम सच में उनके सामने कम पड़ गए। आरव ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, वे पहले से ही हमें मारने की योजना बना रहे हैं। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम क्या हैं, उन्हें सच्चाई का पता चल गया। जिया खड़ी हुई और खिड़की की तरफ भागी बाहर देखने के लिए। हालांकि उसने कुछ नहीं देखा। मुझे शक है कि ऐसा ही है। अगर ऐसा होता तो वे ज्यादा सावधान होते। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाया। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वे हमें मारने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आने के लिए पहचान का उपयोग कर रहे थे। शुरू में वह जिया की योजना के साथ गया था, लेकिन अब जब वह वास्तव में यहाँ था तो उसे एहसास हुआ कि वे वास्तव में कुछ चूक गए हैं। या वेस्टर कबीले ने बी कबीले के उत्तराधिकारी के साथ सौदा करने के बजाय उन्हें अंदर फुसलाकर मारने का फैसला किया, जहां उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। आरव ने इसके पीछे दो संभावनाओं पर विचार किया था। पहला यह कि वे पहले से ही जानते थे कि अभय यावर कैसा दिखता है। आभा निकट आ रही थी, क्योंकि कबीले के लोग उनसे डरे हुए थे। वेस्टर कबीले को उसके तथाकथित शक्तिशाली रक्षकों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने अपने बुजुर्गों को उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए भेजा था। आरव ने अपना मुखौटा उतारकर अपने भंडारण में रख दिया। उसका चेहरा पहले जैसा हो गया, उसके कपड़े भी बदल गए, सब कुछ पीछे की ओर हो गया। आरव ने दरवाजा खोला और पहले की तरह बाहर आ गया। बाहर कोई नहीं दिख रहा था। हालांकि यह स्पष्ट था कि महल के आसपास 100 से अधिक लोग थे, जहां उन्हें रहने के लिए कहा गया था। कम से कम 100 में से 10 प्रकाश की देवी से अधिक शक्तिशाली थे। वेस्टर कबीले के बुजुर्गों को जितनी जल्दी हो सके मेहमानों को मारने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें लगा कि उनसे कुछ बच्चों को मारने के लिए कहना बहुत ज्यादा था, जैसे कि यह उनके समय की बर्बादी थी। दुर्भाग्य से उनकी आपत्ति के बावजूद वेस्टर कबीले के कुलपति ने उनकी बात नहीं सुनी, जैसे कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें एक छोटी चींटी को मारने के लिए हथौड़ा का उपयोग करना चाहिए। वैसे भी सभी बुजुर्ग पूरे दिन के लिए मुक्त थे। उन्होंने आरव का पुराना रूप नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसका वर्तमान रूप वही व्यक्ति है जिसे मारने का काम उन्हें सौंपा गया था। वे पहले तो चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उस आदमी ने उन्हें भांप लिया था। उन्होंने सोचा कि यह असंभव है। कुछ सेकंड के लिए वे स्थिर खड़े रहे। उन्होंने बस आरव को दूर से देखा। हालांकि अजीब बात यह थी कि उन्होंने केवल आरव को महल के पास आलसी ढंग से चलते देखा, जैसे कि वह ऊब जाने के कारण टहल रहा हो। प्रतिक्रिया में बुजुर्ग खुद को उपहास करने से रोक नहीं सके। यह स्पष्ट था कि यह आदमी अभी भी उनके बारे में नहीं जानता था। वे पहले की तरह सतर्क नहीं थे और अंततः चले गए। बुजुर्गों में से एक ने महल के चारों ओर की जगह को सील कर दिया, जिसके अंदर आरव था। केवल वे ही अंतरिक्ष में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम थे। उन्होंने आरव और अन्य को अंदर सील कर दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरव और कोई भी भाग न सके। जगह को सील कर दिया गया था। ऐसा करने के बाद आखिरकार उन्होंने छिपना बंद कर दिया और खुद को प्रकट कर दिया। उसी समय महल और आरव के सिर के ऊपर हजारों बिजली के भाले दिखाई दिए, जैसे कि वे केवल आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे और वे आरव पर गिरेंगे और उसे मार देंगे। मुझे महल के अंदर 2 महिलाओं को छोड़कर आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वह देख सकता था कि प्रकृति की देवी शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी तुलना में वह उतनी खतरनाक नहीं थी। बूढ़े ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सभी बिजली के बोल्ट एक साथ आसमान से गिरने लगे। हालांकि अजीब बात यह है कि जैसे ही वे आरव के करीब पहुंचे, उन्होंने अचानक दिशा बदल दी और उसके चारों ओर जमीन पर हमला कर दिया। आरव सुरक्षित खड़ा था। हालांकि जल्द ही बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। फूल से कई बेलें निकली, जैसे कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा बंद फूल हो। फूल आरव के बगल में खिल गया, जिससे उसके अंदर 2 महिलाएं दिखाई दी, जिया और प्रकृति की देवी। उसी समय बुजुर्गों ने चीख मारी, जिससे उनके आसपास का स्थान बदल गया। उन्होंने पहले ही उस स्थान को सील कर दिया था, लेकिन वे उस सील से मुक्त थे। हालांकि उसी समय उनके चारों ओर एक नई सील दिखाई दी, जिसने उन्हें भी फंसा लिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि दूसरी सील उनकी अपनी स्थानिक सील से भी अधिक मजबूत थी। उन्हें लगा जैसे कि अगर वे सभी एक साथ सील पर हमला भी कर दें, तो भी वे इसे तोड़ नहीं पाएंगे। उसी समय उन्हें अंततः आरव की आभा का एक निशान महसूस हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा निशान था, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। आप अजेय नहीं हैं, उसे नश्वर माना जाता है। आप कौन हैं? पहले बुजुर्ग ने घुरघुराहट के साथ पूछा। मौजूद 3 लोगों में से कोई भी नश्वर नहीं था, इसलिए यह बात वाला था। जब आपने हमला करने का फैसला किया
तो आपको सच्चाई नहीं पता थी। आरव ने आह भरते हुए कहा, अगर इन लोगों ने उस पर हमला नहीं किया होता तो चीजें आसानी से हो जाती। हालांकि अब जब चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं तो आरव की छाया, जिनमें से सभी के पास प्रकृति की देवी के बराबर शक्ति थी और उनकी अपनी कुछ अनूठी क्षमताएं थीं। अरे आप कैरिक हैं। मृतक बुजुर्गों ने आज आर्य से कहा। उन्होंने कैरिक के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुना था, खासकर हाल के दिनों में। आखिरकार सभी जनरल उसके खिलाफ हाई अलर्ट पर थे। इसके अलावा वह एकमात्र व्यक्ति था जो मृतकों की शक्ति का उपयोग कर सकता था। आरव ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ अपने मरे हुए सैनिकों को चलते हुए देखता था। काफी समय हो गया था जब से उसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया था। वह थोड़ा थका हुआ महसूस करता था क्योंकि उसे बिल्कुल भी हिलना नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि वह बहुत कुछ चूक गया था। हालांकि उसने अपने मरे हुए सैनिकों को अपने क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी लोगों को मारने के लिए भेजा था, फिर भी उसने शामिल होने का फैसला किया और उसका इरादा सीधे वेस्टर कबीले पर हमला करना था। अरब कुलपति पर हमला करने वाला था और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसी क्षण उसने अचानक उसकी छाती पकड़ ली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अचानक खून का एक कौर थूक दिया। उसे अपनी आत्मा में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह एक ही समय में जल रहा था और जम रहा था। दर्द उसके जैसे व्यक्ति के लिए भी बहुत अधिक था जिसने इतना कुछ सहा था। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से किसी बाहरी हमले के कारण नहीं था, यह अंदर से था। आरव अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ हद तक ऐसा लग रहा था कि वह अपने अस्थिर कदमों से बेहद नशे में था। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अपनी कमजोरी के बावजूद उसने अपनी आत्मा में देखने की कोशिश की कि दर्द कहाँ है। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आत्मा को देखा, उसके भाव और भी काले हो गए। उसकी आत्मा पर एक छोटी सी दरार थी जो पहले मौजूद नहीं थी। आत्मा की दरार में वह प्रकाश और अंधेरे के कुछ निशान भी महसूस कर सकता था जो पहले ध्यान देने योग्य नहीं थे। दरार बहुत छोटी थी, लेकिन यह धीरे धीरे फैल रही थी, जिससे उसे मौत से भी बदतर दर्द महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि उसने खुद को ट्रैक किए जाने से बचाने के लिए प्रकाश के तत्व और अंधेरे के तत्व को फंसा लिया है। हालांकि उसने महसूस किया कि उस अशुद्ध आभा का एक छोटा सा निशान पहले ही उसके अंदर प्रवेश कर चुका था। जब उसकी पुरानी आत्मा उसकी नई आत्मा के साथ विलीन हो रही थी, शुरू में निशान इतने छोटे थे कि वे ध्यान देने योग्य भी नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि उसकी दो आत्माओं का तालमेल एकदम सही था। हालांकि समय के साथ प्रकाश जब पुनर्जन्म के बाद दो आत्माएं एक हो जाती हैं तो पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है। उसने सोचा कि जब वह जागेगा तो सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि जब वह जागेगा तो सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। मुझे बस एहसास हुआ कि प्रकाश की देवी ने उसे प्रकाश का तत्व देने का एक और कारण था। वह एक और तत्व का उपयोग करना चाहती थी जब उसकी मूल आत्मा जागृत नहीं हुई थी, ताकि वह धीरे धीरे अपनी नई आत्मा को प्रकाश के तत्व से दूषित कर सके। उसके कारण उसकी आत्मा का संलयन, जो पहले एकदम सही स्थिति में था, टूटने लगा। यह स्पष्ट रूप से एक आत्मरक्षा कदम था जो उसने उठाया। वह ऊपरी क्षेत्र के शासक को मारने के लिए कैरिक का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि साथ ही वह ऐसा राक्षस नहीं बनाना चाहती थी जिसे वह खुद न मार सके। इसलिए उसने यह तरीका अपनाया जो धीमे जहर का उपयोग करने जैसा था। यह भ्रष्टाचार जितना अधिक फैलता गया, उनके लिए यह उतना ही बुरा होता गया। अपने महल में प्रकाश की देवी खिड़की के पास खड़ी थी, शराब पी रही थी। हालांकि वह जानती थी कि कैरिक उसे मरवाना चाहता है, फिर भी वह कुछ हद तक शांत थी। यह जल्द ही शुरू हो जाएगा। शायद एक हफ्ते में उसकी आवाज उस कमरे में गूंज रही थी जहां कोई उसे सुन नहीं सकता था। मुझे आश्चर्य है कि अब आप क्या करेंगे पुराने दोस्त। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने वास्तव में क्या किया। मुझे आश्चर्य है कि जब आपको पता चलेगा तो आप किस तरह के भाव बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं देख सकता कि आपकी आत्मा जितनी बुरी तरह विलीन होगी, आप उतने ही कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए आपको ऐसा होने से पहले ऊपरी क्षेत्र के राजा को मारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप उस बिंदु से केवल कमजोर हो जाएंगे। यदि आप अभी भी मेरे पीछे जाते हैं, यहां तक कि अगर आप मुझे मार देते हैं तो आप उसके हाथों मर जाएंगे। इसलिए आपके लिए सावधानी से सोचना और मजबूत आदमी का ख्याल रखना बुद्धिमानी होगी। जब तक आपको मौका मिलता है, जहां तक मेरा संबंध है, आपको मेरे पास पहुंचने का कभी मौका नहीं मिलेगा। कम से कम तब तक नहीं जब तक आप मर नहीं जाते। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मरने से पहले आप मेरी एक बार और मदद करेंगे।
जैसे आपने पिछली बार मेरी मदद की थी जब मैं अपनी मृत्युशैया पर था। उसने एक शांत मुस्कान प्रकट की, क्योंकि उसने आकाश में 2 चंद्रमाओं को देखा। उसकी आत्मा के भीतर दर्द बढ़ता जा रहा था, जिसने आरव को जमीन पर बैठने दिल। जब उसने प्रकाश की देवी के बारे में सोचा, जिसने यह सब किया था, प्रकृति की देवी ने आखिरकार आरव को देखा, जो अच्छी हालत में नहीं दिख रहा था। वह जमीन पर बहुत पसीना बहा रहा था। ज्यादातर समय वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो बिना किसी हिचकिचाहट के इस दुनिया में किसी भी चीज का सामना कर सकता है। फिर भी वही व्यक्ति अब कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे उन अभूतपूर्व भावनाओं को दिखाने का कारण बन रहा था। तुम्हें क्या हुआ? प्रकृति की देवी उसके पास आई और अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि आरव बीमार नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को उसके शरीर में भेजने की कोशिश की, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता से उसकी मदद कर सके। हालांकि कुछ बहुत गलत हो गया। जैसे ही उसने आरव को छुआ, उसके शरीर के भीतर से आत्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने उसे उड़ा दिया। जिया भी चौंक गई और उसने अचानक इस विस्फोट से खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उठा ली। हालांकि तब भी उसकी हालत ठीक नहीं थी और वह बार बार खून की खांसी कर रही थी। उसकी सभी हड्डियां बहुत दर्द कर रही थीं। उसे लगा जैसे वह उस हमले में आसानी से मर सकती थी। संगीत, इस प्रक्रिया में उन्हें केवल चोट लगी। उन्हें बस वापस उड़कर भेज दिया गया। डोमेन सील, जिसने इस जगह को वेस्टर कबीले के बाकी लोगों से अलग कर दिया था, वह भी विस्फोटक आत्मा ऊर्जा के नीचे टूट गया। महल के चारों ओर एक अजीब लेकिन खतरनाक ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। यह ऊर्जा पूरे वेस्टर कबीले के महल में महसूस की जा सकती थी। कबीले के कुछ कमजोर लोग इस परेशान करने वाली ऊर्जा के संपर्क में आने पर मर जाते थे। सौभाग्य से यह अजीब आत्मा ऊर्जा कबीले से बाहर नहीं गई और वेस्टर कबीले के बाहर के लोगों की नजर से बच गई। आरव लगातार दर्द में था और वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसे इस दर्द को नियंत्रित करना था। उसे भागने का रास्ता खोजना था, इससे पहले कि वह उसे पूरा निगल जाए, क्योंकि यह दर्द इस बिंदु से और भी बदतर होने वाला था। इसके अलावा वह इस हालत में लड़ नहीं सकता था। वह वेस्टर कबीले के कुलपति का सामना करने की स्थिति में नहीं था। उसने अपने दांतों को कस लिया और प्रकृति की देवी को घूर कर कहा, हम जा रहे हैं। उसने अपना हाथ उठाया, एक अज्ञात गंतव्य के लिए एक स्थानिक पोर्टल खोला। आत्मा को हिला देने वाले दर्द के बावजूद वह खुद को उठा लिया, पोर्टल में प्रवेश किया, अपने डेथ जनरल को वापस भेज दिया। प्रकृति की देवी भी जिया के साथ पोर्टल में प्रवेश कर गई। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा किसी तरह से घायल हो गई थी। आरव भी वेस्टर कबीले को सीधे नहीं छोड़ा। हालांकि वह छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे अपने साथ कुछ ले जाना था। पोर्टल से गुजरते हुए वह सीधे वेस्टर कबीले के कुलपति के दूसरे बेटे के कमरे में प्रकट हुआ। उसने उसका गला पकड़ लिया और फिर एक और पोर्टल खोल। इसमें कोई जीवन नहीं था। अतिथि महल नष्ट हो गया था और उनके द्वारा भेजे गए सभी बुजुर्ग मर चुके थे। हालांकि जिन लोगों को मारा जाना था वे कहीं नहीं मिले। वेस्टर कबीले के कुलपति ने जमीन पर उतरते समय पूरे कबीले को सील करने का आदेश दिया, क्योंकि वे आसपास के क्षेत्र में अभी भी मौजूद आभा को देख सकते थे। उस स्थान पर कई आभा थे। हालांकि एक अजीब आभा थी जो पहचानने योग्य थी। उस आभा की उपस्थिति ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भी चौंका दिया। यह मृत्यु की आभा थी और वह केवल एक व्यक्ति को जानता था जिसके पास यह आभा थी, मृत्यु सितारा। इस एहसास ने उसे स्तब्ध कर दिया और साथ ही कुछ हद तक डरा भी दिया। यह वही व्यक्ति था जिसने एक बार पूरे ऊपरी क्षेत्र को आतंकित किया था। यह वही व्यक्ति था जिसने पिछली बार यहां आने पर पूरे ओवरलॉर्ड कबीले को नष्ट कर दिया था। वेस्टर कबीले के कुलपति ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। यह बहुत संभावना थी कि वह व्यक्ति अभी भी कबीले के अंदर था। हालांकि उसके जैसा व्यक्ति इतनी अराजकता पैदा करने के बाद अचानक गायब हो, उसे विश्वास था कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। हालांकि उसे नहीं लगता था कि वह कैरिक को रोक पाएगा यदि वह बचना चाहता है। उन्होंने आखिरकार कैरिक को ढूंढ लिया। वह नहीं चाहता था कि वह आदमी फिर से भाग जाए और उसकी नजर में एकमात्र व्यक्ति जो यह सुनिश्चित कर सकता था कि आरव मर जाए, वह दक्षिणी जनरल था। अपने कमरे से लगे गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हुए उसने अपना हाथ हथेली के आकार के पत्थर की गोली की ओर बढ़ाया, जिसे कई विशेष संरचनाओं के पास सावधानी पूर्वक रखा गया था। केवल वही जानता था कि उन खतरनाक संरचनाओं से कैसे पार पाया जाए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने प्राचीन मंत्र का जाप किया, जिसने गोली को सक्रिय कर दिया। कुछ ही क्षणों में गोली से प्रकाश की एक किरण निकली
और होलोग्राफिक दक्षिणी जनरल की छवि उसके सामने प्रकट हुई। दक्षिणी जनरल ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वेस्टर कबीले के मुखिया ने मुश्किल से निगला और कहा, यह कैरिक के बारे में है। वह कबीले में दिखाई दिया और वह कहीं छिपा हुआ है। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कैरिक फिर से भाग न सके। दक्षिणी जनरल, जो पहले नींद में और चिड़चिड़े लग रहे थे, अचानक उस पुराने लेकिन परिचित नाम को सुनते ही सीधे खड़े हो गए। 1000 साल पहले भी उस आदमी ने उनके क्षेत्र में बहुत परेशानी खड़ी की थी। दुर्भाग्य से वह उसका पीछा नहीं कर पाया और अंत में कैरिक ऊपरी दुनिया को छोड़कर निचली दुनिया में वापस चला गया। कोई भी जनरल निचले क्षेत्र में आरव का पीछा नहीं कर सका, क्योंकि उस आदमी ने एक अज्ञात लेकिन शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल किया था, जो उन्हें निचले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता था। जब उन्हें किसी मदद से सांसारिक बंधनों को तोड़ने का रास्ता मिला, तब भी 4 जनरल सैनिकों को नीचे भेज सकते थे। सौभाग्य से सैनिक सफल हुए। कम से कम उन्होंने यही सोचा था, जब तक कि उन्हें हाल ही में पता नहीं चला कि कैरिक जीवित है और संभवतः ऊपरी क्षेत्र में लौटने का इरादा रखता है। जब से यह समाचार मिला है, सभी जनरल सतर्क हो गए हैं, मानो उसका इरादा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार कैरिक उसके हाथों मरेगा। मैं आ रहा हूं। दक्षिणी जनरल ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसी समय वह चेतावनी देना नहीं भूला कि सुनिश्चित करें कि वह भाग ना पाए। अगर वह इस बार मुझसे बच गया तो मैं अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालूंगा। हालांकि वेस्टर कबीले का कुलपति एक तरह से उसका ससुर था, दक्षिणी जनरल ने कैरिक की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक अज्ञात स्थान पर एक पोर्टल खुला। आरव पोर्टल से बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ऐसे जल रहा था जैसे उसे बुखार हो। वह अपने साथ वेस्टर कबीले के मुखिया के बेहोश बेटे को लाया था, जो कुछ दूरी पर गिर गया था और उसका सिर जमीन से टकराया था। युवक के सिर से खून बहने लगा, लेकिन बेहोशी की हालत में वह कुछ नहीं कर सकता था। जिया और प्रकृति की देवी भी बाहर आ गईं, क्योंकि उनके पीछे पोर्टल बंद हो गया था। उन दोनों ने देखा कि वे एक संलग्न स्थान में थे, जो किसी अजीब शक्ति द्वारा संरक्षित लग रहा था। इसके अलावा पास में एक बिस्तर और एक मेज जैसी कुछ चीजें थीं। यह स्पष्ट था कि इस स्थान का उपयोग किसी ने पहले भी किया था, हालांकि पिछली बार इसका उपयोग बहुत समय पहले हुआ था। हम दक्षिणी दुनिया की गहराई में भूमिगत हैं। आरव ने अपने होठों से खून पोंछते हुए कहा, यह वह स्थान था जिसे उसने 1000 साल पहले बनाया था, ताकि वह आराम कर सके और पर्याप्त जीवन स्रोत इकट्ठा करने की कोशिश करते समय चोट लगने पर स्वस्थ हो सके। उसने इस स्थान के आसपास पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए थे। इसके अलावा, चूंकि यह स्थान इस दुनिया की गहराई में जमीन से हजारों फीट नीचे था, ढूंढना भी मुश्किल था। जिया और प्रकृति की देवी को ढूंढना भी मुश्किल था। देवी को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वे कहाँ हैं। इसके बजाय वह आरव के बारे में अधिक चिंतित थी। उसने उसे पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखा था, क्योंकि उसने उसे 1000 साल तक पीड़ित होने के लिए मजबूर किया था। इसलिए उसे पीड़ित देखकर खुश होना चाहिए था। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? उसने नहीं पूछा कि उसके साथ क्या गलत था, क्योंकि इस बिंदु पर यह सब बेकार था। वह केवल उसकी मदद करने का एक तरीका खोजना चाहती थी, क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। तात्विक आत्मा भ्रष्टाचार, आरव ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मेरी आत्मा का संलयन दूषित हो गया है। मैंने इसे शुरू में नोटिस नहीं किया, लेकिन यह खराब हो गया है। तात्विक आत्मा भ्रष्टाचार, क्या यह इस वजह से हो सकता है? प्रकृति की देवी ने समझ के साथ देखा। हालांकि यह घटना दुर्लभ थी, यह अज्ञात नहीं थी। आमतौर पर यह घटना उन देवताओं में देखी जाती थी जो किसी देवता का आशीर्वाद पाने की कोशिश करते थे। उनकी आत्माएं कमजोर थीं और केवल एक तत्व के साथ संगत थीं। एक शक्तिशाली आत्मा थी। वास्तव में उसकी आत्मा शायद सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली थी। उसकी आत्मा को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि प्रकृति की देवी ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि यह प्रकाश की देवी का काम था, जिसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि कैरिक की दिव्य आत्मा सो रही थी। जहां तक कैरिक की द्वितीयक आत्मा का सवाल है, वह कमजोर थी और तत्वों को स्वीकार करने के लिए अधिक प्रवण थी। उसने आरव पर सीधे हमला करके उसके पुनर्जन्म के अवसर को नष्ट नहीं किया, क्योंकि वह उसे एक बड़े खतरे से छुटकारा पाने के लिए उपयोग करना चाहती थी। दूसरा कारण कि उसने हस्तक्षेप नहीं किया, वह यह था कि उसे डर था कि अगर वह धरती पर गई और आरव को मारने की कोशिश की, तो वह गलती से उसकी असली आत्मा को जगा सकती है और उसे मरवा सकती है। 1000 साल बाद भी उसे मरना है। उसे इतना भरोसा नहीं था कि वह कैरिक का सामना कर सकती है,
इसलिए भविष्य में जब उसकी असली आत्मा जागेगी तो उसने उसे कमजोर करने का दूसरा तरीका तैयार किया। वह उसकी प्राथमिक आत्मा को दूषित नहीं कर सकती थी। हालांकि वह जानती थी कि जागने के बाद कैरिक अपनी द्वितीयक आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। द्वितीयक आत्मा वह थी जिसे उसने भ्रष्ट किया था और वह इंतजार कर रही थी कि कब कैरिक जागेगा और अपने तत्व और अंधकार के तत्व द्वारा भ्रष्ट आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। क्या आप खुद को ठीक कर सकते हैं? प्रकृति की देवी ने आरव को देखते हुए पूछा, जो दीवार से अपनी पीठ के साथ बैठा था। उसका रंग पहले से बेहतर लग रहा था और वह अब खून की उल्टी नहीं कर रहा था। हालांकि वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये लक्षण बदतर हो जाएंगे और उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। आरव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वह बस प्रकृति की देवी को देखता रहा। उसका मन स्पष्ट रूप से किसी विचार में खोया हुआ था। यह क्या है? कोई नहीं जानता था कि एक रास्ता है, लेकिन वह बुदबुदाया, लेकिन वाक्य पूरा नहीं किया। प्रकृति की देवी ने पूछा, भूपतु संगीत सिद्धाता, जो एक देवता के लिए तात्विक भ्रष्टाचार है। हालांकि उसने यह भी नहीं सोचा था कि आरव मजाक करने के मूड में था। आरव ने अपने होठों को काटा और अपने होठों पर सूख चुके खून को चखा। उसके हाव भाव थोड़े जटिल थे, जैसे कि वह भी इस विधि के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह विधि काम करेगी या नहीं। यह भी बहुत खतरनाक था। प्रकृति की देवी ने फिर से पूछना चाहा, लेकिन उसने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और बीच में नहीं बोला। जब तक यह तत्व भ्रष्टाचार को ठीक कर सकता था तब तक ठीक था। क्या आप इस जगह को बड़ा कर सकते हैं? इतनी जगह पर्याप्त नहीं है। थोड़ी देर बाद आरव ने कहा, बड़ा? प्रकृति की देवी ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। यह स्थान पहले से ही इतना बड़ा था कि 100 से अधिक लोग इसमें आसानी से फिट हो सकते थे, लेकिन उन्हें और भी बड़ी जगह की आवश्यकता थी। अपनी जिज्ञासा के बावजूद उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जमीन से कई बेलें निकली। उन्होंने हॉल के चारों ओर के पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया और उन पत्थरों के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया, जिससे यह हॉल और भी बड़ा हो गया। जब दोनों महिलाएं काम कर रही थीं, तो वह दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था और पानी पी रहा था। उसने अपने कपड़े साफ करने और खून के धब्बे हटाने के लिए एक मंत्र भी पढ़ा था। उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी थीं। वह गहरे विचारों में खोया हुआ था, जिससे पता चलता था कि वह किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोच रहा था। प्रकृति की देवी ने उस स्थान को दोगुना कर दिया और फिर पूछा कि क्या उसे रुक जाना चाहिए। दुर्भाग्य से आरव के अनुसार इतनी जगह भी पर्याप्त नहीं थी। उसने इसे और बढ़ाने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि उन्हें कम से कम 10 गुना बड़ा क्षेत्र चाहिए। प्रकृति की देवी ने आसपास के क्षेत्र को खोदना जारी रखा और अपनी लताओं को छत के सहारे के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह स्थान पर्याप्त रूप से स्थिर रहे और खुद पर न गिरे। दूसरी ओर जिया को वह टोकन मिल गया जो दक्षिणी जनरल के भोज का निमंत्रण था। इसमें उसकी आभा भी थी। सौभाग्य से उसे जल्द ही टोकन मिल गया। उसने टोकन आरव को दे दिया, जिसने इसे यह सुनिश्चित करने के लिए सील कर दिया कि इसका उपयोग व्यापार के लिए नहीं किया जा सकता है। लगभग 4 घंटे तक लगातार अपने तत्व का उपयोग करने के बाद प्रकृति की देवी ने आखिरकार अपना काम समाप्त कर दिया और आरव की ओर देखा। उसकी आवाज दूर से आई जो खाली जगह में गूंजी, क्या यह पर्याप्त है? आरव ने आखिरकार सिर हिलाया और उसे वापस बुलाया। जगह पर्याप्त थी और अब अंतिम तैयारी के लिए कुछ समय था, जो सबसे अनिश्चित हिस्सा भी था। उसने पहले भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, अपने हाथों से कुछ ऐसा करना जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह स्पष्ट था कि उसने क्या विकल्प चुना था। प्रकृति की देवी आरव के करीब आई और उसके बगल में बैठ गई। उसका चेहरा अटायत जिज्ञासा से भरा था। वह पहले से ही थकी हुई थी और उसे नहीं लगता था कि वह अब अपनी एक उंगली भी हिला सकती है। वह पहले से ही थकी हुई थी और उसे नहीं लगता था कि वह अब अपनी एक उंगली भी हिला सकती है। वह लगातार इस जगह के इलाके को बदलने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रही थी, जो उसके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि यह ऊपरी क्षेत्र की दुनिया की गहराई थी। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। वह आरव को देखती रही, उसके अगले कदम की प्रतीक्षा में। आखिर उसे इतने बड़े क्षेत्र की क्या जरूरत थी जब वह विचारों में खोई हुई थी। तभी नेक्रोमेंसी की किताब आरव के शरीर से बाहर आ गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे जब तक कि अंतिम पन्ना नहीं खुल गया। अंतिम पन्ने से प्रकाश की एक छोटी किरण निकली और विशाल हॉल के बीच में उड़ गई। प्रकाश की यह किरण बड़ी होती रही। अभी भी वह पूरी ताकत से भरा हुआ था। आरव कमजोर होकर खड़ा हो गया। हालांकि आत्मा के भ्रष्टाचार का असर कुछ समय के लिए कम हो गया था,
लेकिन वह अभी भी अपने शरीर पर कुछ असर महसूस कर सकता था। वह उस विशालकाय कंकाल के करीब गया। उसने किसी को नहीं बताया कि वह क्या कर रहा है। आरव हवा में कदम रखते हुए कंकाल की छाती के ऊपर खड़ा हो गया। यहां से उसने अपनी ग्रिमोयर से एक और चीज निकाली। यह उस सच्चे देवता का शरीर था जिसे उसने अपने अधिकार क्षेत्र का फायदा उठाते हुए मार डाला था। शरीर बेजान होकर विशालकाय कंकाल के पास गिर गया। आरव आंखें बंद करके हवा में ही रहा। वह आमतौर पर कोई मंत्र नहीं पढ़ता था, पर इस बार मामला अलग था। वह जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगा, पर किसी कारण से जिया और प्रकृति की देवी मंत्र सुन नहीं पाई। वे एक अजीब से कफन में घिरे हुए थे। वे आरव की आवाज तो सुन सकते थे, पर साथ ही उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे वे उसे सुन ही नहीं पा रहे हैं। आरव रहस्यमयी मंत्र का जाप करता रहा। उसने जिस सच्चे देवता को मारा था उसका शरीर हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। साथ ही उस आदमी के बेजान शरीर से खून बहने लगा, मानो उसका सारा खून चूसा जा रहा हो। अधिक से अधिक रक्त बाहर आया और ऊपर एक रक्त गेंद के रूप में एकत्र हुआ, जो आदमी के शरीर के सिकुड़ने के साथ बड़ा होता रहा। अंत में आदमी का शरीर एक मुरझाई हुई मम्मी जैसा लग रहा था। आदमी से रक्त लेने के बाद आरव ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। आदमी का रक्तहीन शरीर प्रकाश के एक छोटे कण में बदल गया, जिसमें उसके जीवन का कुछ सार था। प्रकाश के छोटे कण रक्त में विलीन हो गए, जिससे रक्त और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। आरव रक्त क्षेत्र के करीब तैर गया। एक पल के लिए उसके व्यवहार से जिया भी डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में एकमात्र भगवान था जो अपनी इच्छानुसार जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह यह नहीं देख सकती थी, आरव के शरीर पर काले तात्विक निशान बढ़ने लगे और अधिक क्षेत्र को कवर करने लगे। आरव रक्त क्षेत्र के सामने रुक गया। उसने मंत्र पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने बस एक ब्लेड निकाला जिसे उसने पहले से ही व्यवस्थित किया था। उसने अपने अंगूठे को हल्के से दबाया, जिससे खून की एक बूंद गिर गई। रक्त क्षेत्र पर गिरा और कोर में प्रवेश कर गया। रक्त क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। रक्त क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय था। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं, क्योंकि वह जानता था कि ध्यान भटकने का एक क्षण भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने